ये देखो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, मैसेज मिला होगा आप लोगों को। विश्वजीत, शिवम, शालिनी, नीप, बोलो। यस सर। ओके यस सर। ओके सर, ठीक है चलो। यस सर। तो ओके सर, चलो ठीक है। ठीक है सर, एक दो दिन क्लास थोड़ा ऑफ था, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इनकम टैक्स चल रहा था, इनकम टैक्स में हम लोग सर बात कर रहे थे, पीजीबीपी में कंटिन्यूएशन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीजीबीपी का सारा सेक्शंस डिस्कस कर ही चुका हूँ। बस कुछ सेक्शंस है जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो चलो सर कंटिन्यू करते हैं, हाँ, जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप मुझे रिकॉल करा दीजिएगा कि सर हम लोग कहाँ कहाँ तक करे थे और क्या क्या अभी तक बोलना बाकी है। अच्छा, क्या आप लोग को स्क्रीन शेयर है सर, एक बार मुझे बताओ ना। स्क्रीन शेयर है ना? हेलो, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? कंफर्म करो ना एक यस बार। ओके सर, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन में शायद देख सकते हो, ये पीजीपीपी का समरी नोट्स है, और इस समरी नोट्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दिया हुआ है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको ऑलरेडी पीजीपीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट फ्यू वीक से चर्चा कर रहे हैं सर। हाँ, फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स हम लोग ये डिस्कशंस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने काफी सारा मैटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप सेक्शन वाइज अगर मैं आपको एक बार रिकॉल कराऊं तो यू कैन सी दैट हियर कि जैसे कि अकाउंटिंग मेथड के बारे में मैंने आपको बात किया कि कौन से बेसिस में अकाउंटिंग बेसिस माना जाता है। ये सब मैं बार बार रिकॉल नहीं कराना चाहता हूँ अभी, क्योंकि हर क्लास में मैं रिपीट करता रहता हूँ। सेक्शन 28, हाँ सर, सेक्शन 145 जो अकाउंटिंग के बारे में है। उसके बाद चार्जेबल अंडर दिस हेड जो है सर, इनकम चार्जेबल मतलब पीजीबीपी में कौन सा इनकम को चार्ज करना चाहिए, इसके बारे में सेक्शन 28 कहता है। फिर 29 जो है सर, 29 बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बारे में बात करता है कि पीजीपीपी में आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे करोगे, ये सेक्शन 28 का एरिया है। इसके बाद हम लोग सर प्रोविजंस का जो एरिया है, मतलब 29 में जो हम लोग इनकम को कंप्यूट करेंगे, कौन सा इनकम जो सेक्शन 28 में बोला है, ठीक है। सेक्शन 28 में जो इनकम को रेफर किया गया है, 29 में उसको कंप्यूट किया जाता है, और उसमें 29 में उसको कंप्यूट करने के लिए जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 30 से लेके 43D के एरिया में बोला गया है, 43D के अंदर। सो आप लोगों ने इतना देर से तो इतना देख ही चुके होंगे सर कि सेक्शन 30 से हम लोगों ने डिडक्शंस, मतलब अब ये एडमिसिबल डिडक्शंस क्या है, अगर मैं आपको एक बार वापस बताऊं तो एडमिसिबल डिडक्शंस वो कॉन्सेप्ट है सर जिसमें आप लोगों को मैंने प्रोफार्मा बताया था। क्या प्रोफार्मा है सर? बिजनेस एंड प्रोफेशंस में जो पीएल आता है सर, जैसे देखो एक बिजनेसमैन अपने इनकम के ऊपर बेस करके टैक्स देता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। बिजनेसमैन क्या करेगा, पीजीबीपी है, 5 हेड्स में से ये एक हेड है ना सर। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आप लोगों को कि सर रावण का 5-10 माथा था, है ना, 10 हेड्स ऑफ रावण, ठीक है। वैसा ही 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 5 हेड्स ऑफ इनकम को आइडेंटिफाई करके ईच एंड एवरी हेड के हिसाब से पब्लिक से टैक्स एक्वायर करते हैं, जिससे कि कंट्री चलता है। यू ऑल नो दैट सर, ठीक है। अब रही बात पीजीबीपी हेड का, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसका जो हिसाब किताब है, वही चीज हम लोग लास्ट फ्यू वीक से पढ़ रहे हैं सर, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। अब उसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं सर, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, जो कुछ भी हम एज ए बिजनेसमैन हम लोग अकाउंट करके निकालते हैं, क्या निकालते हैं सर, पीएल में प्रॉफिट निकालते हैं। अब उस प्रॉफिट के बेसिस में ही हमें टैक्स देना पड़ता है ना। जो भी हम लोग पीएल करेंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिसाइड करेंगे, उसके बेसिस में हम लोग टैक्स देंगे। लेकिन इनकम टैक्स कहता है ठीक है, आपने जो इनकम किया, जो पीएल आपने बनाया, जो नेट प्रॉफिट आपने बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों की तरफ से, बट हम लोग कुछ इनकम और खर्चा वगैरह को, लॉस वगैरह को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो वही एडजस्टमेंट जो है, वही इनकम टैक्स में पीजीबीपी में प्रोफार्मा है सर। वही एडजस्टमेंट मतलब बेसिकली इट्स टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशंस। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आप लोगों को कि जो भी पीएल मेरा बनता है, जो भी मेरा पीएल बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी मेरा नेट प्रॉफिट बनेगा, उसके साथ एडजस्टमेंट। कुछ इनकम है जो आपने पीजीबीपी में शो नहीं करना चाहिए था बट आपने कर दिया,
या फिर जो इनकम आपको यहाँ पर शो करना चाहिए था बट आपने नहीं किया। देयर मे बी सम एक्सपेंसेस जिसको आपको बिजनेस में खर्चा दिखाना नहीं चाहिए था, फिर भी आपने बिजनेस में खर्चा दिखा दिया, या फिर उल्टा आपको खर्चा दिखाना चाहिए पर आपने नहीं दिखाए। ठीक है, तो इसके बेसिस में एज पर इनकम टैक्स कुछ रूल बोल दिया, अब उसके हिसाब से आप इसको फॉलो करो। और जो रूल सेक्शन 30 से चालू होता है, जिसमें कौन सा खर्चा डिडक्शन के तौर पे आपको एडमिसिबल है, वो सेक्शन 30 कहता है। और नॉट जस्ट सेक्शन 30, 30 से लेके 31, 32, हाँ सर 35, ठीक है 32 के अंदर भी आप लोगों ने काफी डिस्कशन हम लोगों ने कर चुके हैं सर। अब चलो ठीक है, इतना तो आपको याद आ ही गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, जो पॉइंट हम लोगों को डिस्कस आज करना है। ठीक है, याद आ गया होगा सर? क्या सर थोड़ा थोड़ा याद आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। अरे थोड़ा क्यों, ज्यादा ही आ जाना चाहिए। हाँ शिवम, विश्वजीत, बोलो सर, नील, रोशनी, समझ में याद आ रहे हैं ना सर? Yes, sir. ओके सर, ठीक है, चलो बढ़िया सर। रेगुलर पढ़ाई करने से याद ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, क्लासेस के बाद जो बाकी टाइम रहता है उसमें रिवाइज करने से ऑटोमेटिक सारा चीज रिकॉल हो भी जाता है। ठीक है, तो रही बात 43 सीए वगैरह हो गया था। अच्छा, मैंडेटरी ऑडिट, ये भी मैंने लास्ट वीक बता दिया था, है ना सर? मैंडेटरी ऑडिट जो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कि किसके लिए क्या ऑडिट का रूल्स वगैरह है, ये भी एक बहुत अच्छा एक एरिया था सर, काफी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो। अच्छा, अच्छा मैंने प्रिजम्पटिव में थोड़ा बात कर रहा था। प्रिजम्पटिव का ऑलरेडी आइडिया आप लोगों को मिल चुका होगा, लेकिन प्रिजम्पटिव का डिटेल्स डिस्कशन थोड़ा सा आज मैं करूंगा 44AD एंड 44ADA एंड 44AE के बारे में। ठीक है, और एक डिस्कशन मुझे आज आपके साथ करना है, दैट इज टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ कंपोजिट इनकम। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, 44AD, 44ADA एंड 44AE, ये जो तीन एरिया है सर, आप देखो ठीक से, जिसमें प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस के बारे में बोला है सर, प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस के बारे में बोला है। ये जो एरिया है इसके बारे में मैंने लास्ट दिन आप लोगों को बता के रखा था, है ना? इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज मिल चुका है, बट मैं थोड़ा डिटेल्स बात कर लूंगा, वापस बात करूंगा आज। ठीक है, क्योंकि काफी वाइटल सेक्शंस है, तो जरूर बात करना चाहिए 44AD में, 44ADA में एंड 44AE में। ठीक है, ये तीनों सेक्शंस बहुत बढ़िया सेक्शंस है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। तो एक काम करते हैं सर, थोड़ा स्टार्ट में अभी करता हूँ कॉम्पोजिट इनकम के ऊपर। ठीक है, कॉम्पोजिट इनकम एक बार बता के फिर मैं 44AD को रिवाइज में एक बार फिर से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे 44AD के तहत कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाना है। ठीक है, तो ये है आज का डिस्कशन का मेन टॉपिक। अच्छा, अब रही बात सर कॉम्पोजिट इनकम, जो आपके दिमाग में मैं पहले ही डिस्कस कर दिया था, आप लोगों के दिमाग में पहले भी घुस गया था। जो लोग एग्रीकल्चर इनकम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, जिन लोग एग्रीकल्चर इनकम मतलब इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज सेक्शन 10 का पार्ट। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर भी ये टॉपिक डिस्कस होता है सर। कौन सा टॉपिक कहाँ डिस्कस होता है, कैसे पता चलेगा? अरे सर वो क्लास करने से ही समझ में आता है। ठीक है, क्लास रेगुलर करने से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपने एग्रीकल्चर में करके रखा है तो आपको सुविधा होगा। अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर इनकम नहीं किए, तो जब बाद में आप एग्रीकल्चर करोगे तब भी आपको इजीली कनेक्टेड हो जाएगा। अब रही बात सर कॉम्पोजिट इनकम क्या है या क्या बात करना चाहता है ना? सर कॉम्पोजिट इनकम तो बेसिकली वो इनकम है जहां पर एग्री और बिजनेस, एग्री एंड बिजनेस दोनों को मार्ज कर दिया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर भी है और बिजनेस भी है। सर ऐसा भी होता है क्या? सर होता है ऐसा, ऐसा तब होता है जब प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी कॉमर्शियल है। सर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर और नॉर्मल एग्रीकल्चर में फर्क क्या है? सर कोई भी एग्रीकल्चर को तो कॉमर्स किया ही जाता है सर, यस किया जाता है, बट जो बेसिक नीड्स वाला एग्रीकल्चर है ना, बेसिक नीड्स मतलब सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे अगर आप राइस का प्रोडक्शन करते हो, जो हमारे देश में 140 करोड़ से ज्यादा आबादी को, मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्स 140 करोड़ 140 करोड़ के आसपास, उनको चावल का जरूरत है बिकॉज डेली का सर्वाइविंग के लिए। ठीक है, मतलब बेसिक नीड्स है सर। ठीक है, फूड जो होता है ना, जो डेली फूड्स में कंज्यूम होता है, जैसे राइस हो गया, गेहूं मतलब व्हीट हो गया, या फिर जो भी स्टेपल्स है लाइक दाल वगैरह, ठीक है, या फिर लेंटिल्स, उसको भी दाल ही बोलते हैं, या फिर ज्वार बाजरा, ये सब जानते हैं ना आप लोग? हाँ, मेज, ये सब चीजें जो
कई जगह में बेसिक फूड्स है, मतलब जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, ऐसा चीजें जो है सर, और वो भी इतना बड़ा आबादी वाला देश में, ठीक है। अब इस पे आप बेसिक बिजनेस ही कर सकते हो, इसमें आप स्पेशल बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब क्या बेसिक बिजनेस स्पेशल बिजनेस कोई डेफिनेशन है? नहीं सर, ये तो मैंने ऐसे ही बोला, ठीक है। बेसिक बिजनेस इन द सेंस कि एक फार्मर अपना जो भी चीजें हैं, सर से फॉर एग्जांपल एक फार्मर राइस उगाता है, तो राइस के थ्रू से, हाँ देयर मे बी स्पेशल वैरायटी ऑफ राइस जैसे कि देहरादून राइस, बट अगर आपको मैं नॉर्मल बात करूं, एक राइस एग्रीकल्चर में, राइस एग्रीकल्चर करके कोई स्पेशल टाइप ऑफ कॉमर्स नहीं करता है, एक्सेप्ट देयर आर सम स्पेशलिटीज लाइक, क्या बताऊं आपको, जैसे देहरादून राइस टाइप का। बट नॉर्मल जो चावल उगता है वो हमारे देश में लोगों का बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए ही उगता है, इस पे कोई स्पेशल कमर्शियलाइजेशन वाला बात नहीं। तो सर यहाँ पर जैसे आपको राइस का इमेज देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा, नॉट जस्ट राइस, ऐसे भारत में राइस मतलब कंजम्पशन बहुत हाई है, ठीक है। और इसके साथ साथ व्हीट भी है सर, ठीक है, उसके साथ मेज वगैरह और जो भी ज्वार बाजरा टाइप के जो भी चीजें हैं जो नॉर्थ इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में होता है, ठीक है। और राइस तो पूरा भारत में ही होता है, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें राइस प्रोडक्शन बहुत हाई है। सर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहते सर, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट में राइस वगैरह का फार्मिंग को नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पर बात ऐसा है सर कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना कॉम्पोजिट इनकम का, इसमें एग्री एंड बिजनेस मार्च होता है। तो फिर ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर में एग्री और ये मार्च हो जाता है? एग्जाम्पल के तौर पे टी लिया जा सकता है, ठीक है, टी एग्री, इसको अगर आपको देखना है, अगर कभी आपको मौका मिले, अगर मौका मिल चुका है तो बहुत अच्छा, बट अगर स्पेशल सर्वे करना है तो आप जरूर नॉर्थ बंगाल विजिट करें, दार्जिलिंग, या सबसे बेस्ट है आसाम विजिट करें, ठीक है। ये देखो सर, इवन साउथ इंडिया में भी काफी अच्छा टी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, आप लोगों को, है ना सर? तो मेरा कहने का मतलब और कुछ नहीं, जो स्पेशल टाइप होगा, जैसे इंडिया में, अगर मैं इंडिया का बात करूं, इंडिया का मैक्सिमम टी तो एक्सपोर्ट ही हो जाता है सर, इंडिया का मैक्सिमम टी एक्सपोर्ट हो जाता है, क्यों जानते हो? क्वालिटी के लिए। ऐसे टी दुनिया के हर देश में प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, दुनिया के हर देशों में प्रोडक्शन नहीं होता, वेरी फ्यू कंट्रीज में ही टी होता है। और दूसरा बात ये है सर कि टी का इंटरनेशनल डिमांड बहुत हाई है, एज वेल एज कॉफी का भी। टी, कॉफी, रबर, देयर आर सम प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसा ऐसा कॉमोडिटी है जिसका जो एग्रीकल्चर है, बट एग्रीकल्चर होने के नाते भी ये बिजनेस में भी काफी फायदेमंद भी है, और इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये भी एग्रीकल्चर है, बट इस एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइजेशन के साथ कंपेयर करके मार्च करके इसको एक कॉम्पोजिट इनकम की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब अगर कोई टी का एग्रीकल्चर करता है, तो नॉर्मली हमारे देश में कोई गरीब या फिर मार्जिनल लेवल ऑफ जो फार्मर्स होते हैं ना सर, उनका आपको कभी नहीं सुनोगे कि उसका टी का गार्डन है, ठीक है। हमेशा देखोगे एक मॉडरेटली रिच पर्सन जो होते हैं उन्हीं का टी गार्डन होते हैं। अगर कभी भी आसाम विजिट करोगे, ठीक है, सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन इंडिया में आसाम में होता है, जिसको सीटीसी चाय भी बोला जाता है, ठीक है। और सबसे सुगंध के लिए सबसे जाने जाने वाले से दार्जिलिंग वाला, ठीक है, जिसका सुगंध बहुत ही मतलब अजीब, मतलब बहुत ही सुंदर है, पूरी दुनिया भर में उसका नाम है। तो ये कॉन्सेप्ट है सर टी के साथ। कॉफी भी साउथ इंडिया में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। अब बात यह है सर कि जब भी हम लोग टी, कॉफी, इस तरह का चीजें एग्रीकल्चर भी करेंगे और साथ में बिजनेस भी करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें कुछ सिस्टम बताते हैं। क्या है सिस्टम? चलो मैं थोड़ा सा आपको सिंपल वे में बताता हूं। सर कहता है इन केसेस वेयर इनकम इज डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड फ्रॉम रबर प्लांट्स। अच्छा, ये रबर का भी बात है सर, ये जो गाड़ी में जो टायर यूज करते हैं हम लोग, है ना, सबसे ज्यादा टायर रबर का यूज तो टायर भी है ना, व्हील्स, ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके दुनिया चलता है ना। अब ये रबर प्रोडक्शन कहाँ होता है? सर इंडिया में रबर प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में अच्छा होता है, म्यांमार साइड में होता है, बट म्यांमार इज नॉट इन इंडिया। बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रबर प्रोडक्शन अच्छा होता है, साउथ में भी कुछ एरिया है जहां पर रबर प्रोडक्शन अच्छा होता है, थोड़ा पानी का ज्यादा जरूरत पड़ता है रबर एरिया में, ठीक है। अगर और रबर को भी ना जैसे गुड़ निकाला जाता है, कुछ उसी तरह से रबर का रस को भी निकाला जाता है। कभी अगर आप इमेज भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चलो ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चर का क्लास तो नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए आपको। तो मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस फ्रॉम रबर, क्योंकि जब आप मानो इन फ्यूचर में कभी आप ऑडिट करने जाते हो और आपको रबर कंपनी का ही ऑडिट में भेजा जा रहा है, ठीक है, तो अगर आपका नॉलेज है ना कि रबर कैसे होता है, रबर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो इसीलिए नॉलेज एक हॉलिस्टिक होना थोड़ा जरूरी होता है, और कुछ नहीं।
तो where income is derived from sale of rubber manufactured or processed from rubber plant grown by the seller in India. Okay, grown by the seller in India, मतलब जो रबर बेच रहा है वही रबर को प्रोसेस और मैन्युफैक्चर्ड भी कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड सर. अच्छा, कॉफी के बारे में क्या कहता है? कॉफी ग्रोन, क्योर्ड एंड ओनली ग्रोन भी हो सकता है, मतलब ग्रो करना, क्योर करना और सिर्फ ग्रोन भी हो सकता है. अच्छा, क्योर के साथ साथ रोस्टेड भी हो सकता है एंड ग्राउंडेड भी हो सकता है बाय द सेलर इन इंडिया. अच्छा, टी के बारे में क्या कहता है? टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर इन इंडिया, द इनकम शैल बी कंप्यूटेड एज इफ इट वेर इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस. मतलब इनकम को ऐसा माना जाएगा जैसे कि ये बिजनेस से आ रहा है. भले ही आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, किसका? भले ही आप एग्रीकल्चर कर रहे हो टी का, भले ही आप एग्रीकल्चर कर रहे हो रबर का. हाँ सर, कभी आप लोगों में से किसी ने रबर प्लांटेशन देखा है? हाँ, कभी मौका मिलेगा तो जरूर देखिएगा. कुछ इस तरह का चलता है रबर प्लांटेशन. हाँ, ये देखो, ठीक है, ये सब रबर प्लांटेशन है. सिमिलरली आपको कॉफी प्लांटेशन का भी देखना चाहिए. कॉफी का थोड़ा सा अलग होता है देखने में. कॉफी प्लांटेशन ये हमारे साउथ में बहुत अच्छा होता है, और ऑर्गेनिक वे के लिए और क्वालिटी के लिए कॉफी प्लांटेशन में बहुत ही अच्छा है सर. अगर कभी आप वाइजैक विजिट करते हो, ठीक है, विशाखापत्तनम, ठीक है, यहाँ पर अराकू वैली है सर. अराकू वैली में एक अलग ही लेवल का कॉफी बनता है सर. कॉफी प्लांटेशन इन अराकू वैली, आप इमेज भी सर्च करोगे, ऐसे नॉट जस्ट इन अराकू, पूरा साउथ इंडिया में बड़ा पॉपुलर है. अगर आप थोड़ा और नीचे केरला के साइड में जाओगे, वहां पर भी आपको मिलेगा. ये सब देखो, ये सब कॉफी प्लांट है, ठीक है. ये देखो, ये कॉफी बीन्स है, देख रहे हो सर? अभी ये जो कॉफी ग्रो किया गया, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को? हेलो, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो सर, जल्दी बोलो. Yes, sir. तो ये देखो, ये कॉफी कॉफी बनाया गया. अब इसको ग्रो करना, ग्रो तो हो गया, फिर क्योर करना, रोस्ट करना, ठीक है, उसके बेसिस में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कितना इनकम को जाना चाहिए और कितना बिजनेस में जाना चाहिए, ये डिपेंड करता है. ठीक है, मतलब सिर्फ ग्रो करने से ही नहीं होता है. ग्रो करो तो भी एग्रीकल्चर है, लेकिन कुछ एरिया बिजनेस में भी चला जाएगा, और ग्रोन क्योर रोस्टेड के बेसिस में भी आपका हिसाब बदल जाएगा. ऐसे तो ये कॉन्सेप्ट में कहाँ पर बात करता हूँ, एग्रीकल्चर में बहुत डिटेल्स में इसके बारे में बात होता है, बट यहाँ पर बिजनेस में भी आपको कॉम्पोजिट इनकम के केस में सिमिलर चीजें फिर से पढ़ना पड़ रहा है. जो लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुके हो उनके लिए बोल रहा हूँ. नाउ लुक एट सर अगेन. तो कॉफी ग्रोन, अच्छा यहाँ पर अभी ना इस ये जो पर्टिकुलर एरिया है कॉम्पोजिट इनकम वाला, इसे ना रूल के हिसाब से इनकम टैक्स डिफाइन करता है. क्या रूल है सर? ठीक है, क्या रूल है सर? 7A 7B 8, ठीक है, 7A 7B एंड 8. अच्छा, इसमें और एक चीज भी आना चाहिए था बट यहाँ नहीं आया बिजनेस के अंदर, दैट इज शुगर केन. ठीक है, शुगर केन इन द सेंस गन्ना, उसका भी कमर्शियल यूज बहुत है, बट उसको ना ऐसे परसेंटेज में डिफाइन नहीं किया. शुगर केन में, शुगर केन को परसेंटेज में डिफाइन नहीं किया. मैं एग्रीकल्चर पढ़ाने के टाइम पे आपको शुगर केन का कैलकुलेशन बताऊंगा. जब मैं एग्रीकल्चर स्टार्ट करूंगा, मतलब एक्चुअली बेसिक का क्लास इसी वीक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो वहां पर मैं बेसिक्स रेसिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर को वापस करवाऊंगा. तो उस टाइम पे मैं वापस आप लोगों को शुगर केन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और ये टी कॉफी भी एक बार फिर से बता देंगे उसमें क्या है. लेकिन बात समझे सर, जैसे यहाँ पर परसेंटेज को डिफाइन कर दिया ना, अब देखो जरा, परसेंटेज को एकदम क्लियरली डिफाइन कर दिया कि भाई कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर में लेंगे और कितना परसेंटेज बिजनेस इनकम में लेंगे. अब उसी के हिसाब से आपको एग्रीकल्चर और बिजनेस पे इसको बांट देना चाहिए. अब वो हिसाब आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कुछ एग्जांपल के थ्रू से, ठीक है. तो देखो सर, तो क्या कहना चाहता है, ये जो भी आप यहाँ पर बिजनेस से, इफ इट वर इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस एंड स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सच इनकम एज गिवन इन टेबल बिलो शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम लायबल टू टैक्स. मतलब भले ही एग्रीकल्चर है, नॉर्मली एग्रीकल्चर क्या होता है, सेक्शन 10 के तहत एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत एग्रीकल्चर को एग्जेम्प्ट किया गया. पर देयर आर सम कमर्शियल नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, कमोडिटी, जिसका एग्रीकल्चर पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड तो नहीं है, उसमें भी कुछ परसेंटेज बिजनेस में लाएगा और कुछ परसेंटेज एग्री में जाएगा. जैसे कि 7A का रूल क्या कहता है? 7A का रूल कहता है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय द सेलर इन इंडिया. ठीक है, जो सेलर रबर प्लांट को ग्रो कर रहा है, ठीक है, और उनसे जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है रबर वाला, तो उसमें बिजनेस इनकम माना जाएगा 35%. मतलब अगर आप 100 रुपीज कमाते हो तो 35% इनकम बिजनेस के लिए आप
अप्रोपोर्शनेट किया गया है प्रोपोर्शनेटली, और एग्रीकल्चर के लिए 65% जाएगा सर। ये है रबर का खेल। कॉफी के खेल में दो कॉन्सेप्ट है, कॉफी के केस में दो कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको कॉफी दिखा रहा था ना, ये वाला, ठीक है। कॉफी को ग्रो करना, क्योर करना, रोस्ट करना, ठीक है। कॉफी को ग्रो करना, क्योर करना, रोस्ट करना। आप देख सकते हैं कॉफी में प्रोसेस में ना काफी समय लगता है। ये देखो कॉफी बीन्स, ठीक है, ये उगांडा में है। चलो, अफ्रीका में भी अच्छा कॉफी होता है। तो पॉइंट क्या है सर, ग्रो करना, क्योर्ड करना। अगर सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड है, सेलर इन इंडिया, हाँ सर, याद रखें, फॉरेन वाले में ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया, तो 25% बिजनेस में जाएगा और 75% एग्री में जाएगा। अब दूसरी पॉइंट, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, ठीक है, मतलब थोड़ा फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा। अगर कोई एग्रीकल्चरल बंदा, ठीक है, अगर कोई एग्रीकल्चरल सेलर जो उसको ग्रो भी कर रहा है, क्योर भी कर रहा है, रोस्ट भी कर रहा है एंड ग्राउंडेड भी कर रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। कॉफी ग्राउंडेड, कैसे देखने में होता है, ये देखो, इस तरह का। जो नॉर्मली हम लोग नेस्काफे, अभी ठंड का टाइम भी है ना, इंडिया में नॉर्मली इसी ठंड के मौसम में ज्यादा कॉफी कंजम्पशन होता है, ठीक है। अदरवाइज इंडियन वेदर में चाय लोग ज्यादा पीते हैं, कॉफी इंडियन वेदर में उतना सूट नहीं करता नॉर्मल वे में, बट ठंड के टाइम पे कॉफी कंजम्पशन हमारे देश में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये देखो सर, ये कॉफी को ग्राउंड करना या ग्राइंड करना हो गया, ठीक है। तो ये जैसे जैसे फर्दर प्रोसेस बढ़ रहा है ना, तो उसके हिसाब से परसेंटेज भी बदल जाता है। अगर आप कॉफी को ग्रो भी करते हो, क्योर भी करते हो, रोस्ट भी करते हो और फिर उसको ग्राउंड भी करते हो बाय द सेलर इन इंडिया, तो बोला जा रहा है सर 40% बिजनेस में चला जाएगा और 60% एग्रीकल्चर में आएगा। और जैसे कि एग्रीकल्चर का नेचर है कि वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन सिर्फ एग्जामेशन नहीं होता सर, उसमें भी अलग रूल्स है। जब एग्रीकल्चर इनकम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे सर, वहां पर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन बोल के एक रूल आता है। क्या रूल आता है सर, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। मतलब वो क्या होता है ना, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 क्रॉस कर जाता है, ठीक है सर, ये की बात है, 5,000 तो क्रॉस कर ही जाएगा। हाँ सर, रूल जो बना हुआ है वही आपको मैं बता रहा हूँ। और अगर आपका टोटल इनकम 2.5 लाख को क्रॉस करता है, अगर आपका टोटल इनकम किसी पर्टिकुलर ईयर में, बेसिक लिमिट जो है दैट इज, बेसिक लिमिट क्या है, दैट इज 2.5 लाख का, है ना। तो 2.5 लाख का बेसिक लिमिट भी क्रॉस कर जाए और आप 5,000 से ज्यादा भी अगर एग्रीकल्चर से कमाते हो, तो उसमें एग्रीकल्चर में टैक्स आता है, ठीक है सर। ऐसे तो बहुत लोगों का हो जाएगा, नहीं सर, बहुत लोगों का नहीं होता है, क्योंकि 2.5 लाख इनकम लिमिट में भारत के मैक्सिमम फार्मर्स नहीं आते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत में ज्यादातर जो फार्मर्स है वो पोर टाइप ऑफ फार्मर्स भारत में ज्यादा है, पोर एंड लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप ऑफ फार्मर्स इंडिया में ज्यादा है, ठीक है। लार्ज लार्ज ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो लार्ज स्केल में कमाते हैं, ऐसे फार्मर की संख्या भारत में सिर्फ 20% है। अगर आप भारत का फार्मर सेगमेंट के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में फार्मर कैसा है। भारत में 20% फार्मर ऐसा है हार्डली, जो हायर एंड रीच एरिया में है, ठीक है, हायर मिडिल और रीच एरिया में है। और भारत का 80% फार्मर ऐसा है जो या तो पोर है या तो लोअर मिडिल क्लास एरिया में है, ठीक है। अब रिसेंटली भारत सरकार ने इसी 80% के बारे में सोच के एक बिल भी लाया था, एग्रीकल्चरल बिल, जिसके तहत वो कोशिश यही कर रहा था कि ये जो लोअर मिडिल इनकम या फिर पोर लेवल ऑफ फार्मर्स है, इनको भी मार्केट में बनने का जगह दिया जाए, ठीक है। लेकिन उसको लेके काफी सारा बवाल हो चुका है, कंट्रोवर्सी, बहुत कुछ हुआ है। अब छोड़ो, मैं अभी एग्रीकल्चरल बिल पे बात नहीं करूंगा, कभी लॉ में मौका मिले तो मैं जरूर बात करूंगा वहां पर। तो फिलहाल आप परसेंटेज को देख लो। तो कॉफी ग्रोन कीओड के बारे में अगर बात करें तो 25% आपका बिजनेस और 75% एग्री, और ग्रोन कीओड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड के बारे में बात करें तो 40% बिजनेस एंड 60% एग्री। और अगर टी का बात करें, ठीक है, टी का जो रूल 8 के अंदर कहा गया है, रूल 8 जो है सर, उसमें 40% बिजनेस एंड 60% एग्री। सर बोलो, ये टेबल क्लियर हो गया? हेलो, टेबल क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, ये सिंपल सा टेबल है। अब ये टेबल के बेसिस में कुछ क्वेश्चंस करने से भी आप लोगों के दिमाग में ये इसका क्या खेल खेला जा रहा है क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। एक एग्जांपल देखने से सुविधा होता है। चलो देखते हैं एग्जांपल। ऐसा कोई भी बड़ा क्वेश्चन के अंदर
क्या कर सकता है आपको, सपोज एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें एक बंदे का अलग अलग इनकम दे के रखा है, बिजनेस इनकम, कोई दूसरा बिजनेस एक्सेप्ट एग्रीकल्चर को छोड़ के, ठीक है, और उसके साथ मानो आपका हाउस प्रॉपर्टी सैलरी बहुत सारा इनकम है और बीच में ये वाला इनकम भी घुसा देता है, ठीक है, क्या कौन सा इनकम, कॉम्पोजिट टाइप ऑफ इनकम, जिसमें आप एग्रीकल्चर भी करते हो लेकिन इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपको ये रूल तभी काम आता है सर, ठीक है। तो 7A 7B एंड रूल 8, ये तीनों रूल का याद रखें। इवन ये बिजनेस के साथ मतलब कंबाइन करके, मतलब पीजीबीपी एंड एग्रीकल्चर मिक्सड अप होके ये जगह बनता है सर, पीजीबीपी एंड एग्रीकल्चर मिक्सड अप होके ये जगह बनता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा देखें सर, एक एग्जाम्पल देखें, चलो। मिस विविता, मिस विविता रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट तो है ही, अब रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल आप लोगों को पता है सर, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस होने के नाते वो सिंपल रूल अगर कहा जाए तो 182 दिन भारत में है तो वो रेसिडेंट बन गया, और उसके बाद 730 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन, इस तरह का जो रूल वगैरह है, सब कुछ 10 साल में 2 बार रेसिडेंट भी हो चुका है, सारा रूल मिला जुला के वो रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है सर। ऐसे लोगों का एक परेशानी होता है, क्या बोलो तो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का एक परेशानी है, क्या परेशानी है इनका, बोलो बोलो सर, परेशानी वो क्या है সব इनका। हाँ, যা ইনকাম করবে সব ট্যাক্স ইন্ডিয়াতে দেবে। हाँ सर, मतलब आप कहीं से भी कमाओ, ठीक है, दुनिया भर से कमा के लाओ, ठीक है, जहां मर्जी कमा लो, बट भारत में टैक्स जरूर भर देना। अच्छा, have derived the following income from various operations related to plantation and estates owned by her during the year 31st March 2023। अब इसमें आपको कुछ इनकम दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज लैटेक्स, ठीक है। अब इतना डिटेल्स में सिंपल समझो सर, सेंट्रीफ्यूज लैटेक्स प्रोसेस फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोइंग इन दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में भी रबर प्लांटेशन है सर, ठीक है। मैं आपको बोला ना, मतलब रबर प्लांटेशन के लिए थोड़ा सा जो मतलब बारिश भी जो जरूरी है, थोड़ा धूप भी जरूरी है, ठीक है। लोअर दार्जिलिंग में हो सकता है, म्यांमार में बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में अच्छा होता है। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज्ड लैटेक्स प्रोसेस फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन इन दार्जिलिंग, इसमें क्या बोला सर, 3 लाख का, कितना बोला, 3 लाख। अच्छा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन ईयरकॉड तमिलनाडु, ठीक है। इससे आपको ये समझ भी आ जा रहा है कि भाई भारत के कौन से स्टेट में ये सब चीज उगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 लाख का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, दूसरा, तीसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन कोलंबो। अब कोलंबो क्यों दिया सर, श्रीलंका भी कॉफी के लिए बहुत जाने जाता है सर, श्रीलंकन श्रीलंकन जो नेचर है उसमें भी कॉफी बहुत अच्छा होता है, लेकिन श्रीलंका इंडिया में है कि बाहर है सर, बिल्कुल, बाहर। ऑब्वियसली श्रीलंका इज ए फॉरेन कंट्री करेंटली, है ना। अब रावण का जमाना लेंगे तो फिर ऑब्वियसली भारत का ही पार्ट था, लेकिन फिलहाल तो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट वो है नहीं। सब कॉन्टिनेंट समझते हो ना, सब कॉन्टिनेंट मतलब भारत वर्ष, भारत वर्ष में क्या आता है, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सब मिला जुला के भारत वर्ष, श्रीलंका, सब मिला के भारत वर्ष बन जाता है। लेकिन अभी भारत वर्ष का कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी तो सिर्फ इंडिया और भारत सिंपल है। तो कोलंबो फॉरेन है, सेल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड एट चेन्नई, चेन्नई कहाँ है, हाँ सर, चेन्नई, अरे अपना तमिलनाडु का कैपिटल है तो, इंडिया। है ना, चेन्नई अपना तमिलनाडु का कैपिटल है, इंडिया में है। अच्छा, तो आपने इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन की और रोस्टेड जो ग्राउंडेड था वो कोलंबो में किया, बट सेल कंसिडरेशन आपने चेन्नई में रिसीव किया, बढ़िया है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला, ठीक है, शिमला में भी टी होता है, एक जमाने में बहुत अच्छा था शिमला का टी एरिया, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस देयर मे बी सम इश्यूज, ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं, कुछ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को लेके कुछ प्रॉब्लम है, बट स्टिल अभी भी होता है। 4 लाख का इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सेलिंग ग्रोन इन ए नर्सरी एट कोचिंग, बेसिक ऑपरेशन वर नॉट कैरिड आउट बाय हर ऑन लैंड, 80,000 का, ये हिसाब हमें दिया है सर। अब दे आस्क यू, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस विविता फॉर द असेसमेंट ईयर 23-20। बोलो सर, क्या लगता है आप लोगों को।
पूरा का पूरा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। 3 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख 80 हजार, सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा क्या? बोलो बोलो। স্যার পিজিপি তে হবে 3,90,000। हिसाब लगा लिए, चलो देखते हैं। सर पीजीपीबी में जाएगा 3,90,000। नहीं सर, हिसाब आंसर कुछ और बता रहा है। चलो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। रूल के साथ ही जान जाएंगे, अभी समझ जाएंगे सर, दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समय और पेशेंस देने से क्लैरिटी हो जाता है सर। धैर्यवान होना जरूरी होता है, धैर्य चीज बहुत जरूरी है सर। कंपटीशन ऑफ बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, ऐसे हेडिंग कर सकते हैं हम लोग, है ना, करना चाहिए एग्जाम में जब डिटेल्स में लिखना पड़ता है। अच्छा, अभी रही बात सर क्या क्या हुआ है देखते हैं। अच्छा, सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज लैटेक्स फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन इन इंडिया, इसमें हमारा क्रॉस कितना था? 3 लाख का इनकम था, 3 लाख का। रूल क्या है, रबर का रूल क्या था सर? याद करो जरा, रबर का रूल क्या था? 35 एंड 65, है ना, 35 एंड 65। तो 3 लाख में से 35% बिजनेस में जाएगा, तो 3 लाख का 35% क्या 1,05,000 होता है? एक बार देखो तो सर, 3 लाख का यस थर्टी सर। फाइव परसेंट ओके सर, थैंक यू। तो फिर बचा कितना? 1,05,000, और तो 75% कितना हो जाएगा? 75 नहीं, 65%, सॉरी। 65% मतलब 1,95,000। तो 1,95,000 चला जाएगा एग्री में। वेरी गुड सर। अच्छा, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया, ठीक है, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया, ये वैल्यू था 1 लाख का। क्वेश्चन नहीं था ना सर 1 लाख का? कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया, ठीक है, ये रहा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया, ईयर कॉड तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। तो तमिलनाडु एकदम हमारे भारत का पार्ट है, साउथ इंडिया का। तो 1 लाख में से कॉफी का रूल क्या कहता है? कॉफी का रूल क्या कहता है? कॉफी का रूल कहता है कि अगर सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड हो रहा है, ध्यान से सुनना बात को, अगर सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड हो रहा है तो 25% बिजनेस में जाएगा, 75% एग्री में जाएगा। इस चीज का ख्याल रखे। तो 1 लाख में से 25% कितना होता है सर? 1 लाख में से 25% होता है 25,000। बचा कितना? 75,000, ठीक है। तो 25 चला जाएगा आपके बिजनेस पे, हाँ सर, 25 चला जाएगा बिजनेस पे, और 75,000 चला जाएगा कहां पर सर? एग्रीकल्चर में। वेरी गुड। कॉफी, नेक्स्ट पॉइंट जो था सर, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। सर आपने कॉफी को ग्रोन कहाँ किया था? देखो तो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्यूर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन कोलंबो। कोलंबो इज इन वेयर? सर कोलंबो तो भारत में नहीं है, कोलंबो इज इन श्रीलंका, है ना। तो श्रीलंका तो भारत से बाहर है। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में, अगर हम लोग फॉरेन कंट्री में कॉफी को ग्रोन करेंगे, क्योर करेंगे, रोस्ट करेंगे, हाँ सर, ये रहा श्रीलंका हमारा, ये रहा कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल। हम लोग यहाँ पर कॉफी को ग्रो कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसे इंडिया में उसका इनकम को रिसीव कर रहे हैं। तो ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया होता तो 40% बिजनेस और 60% एग्री माना जाता। तो इन दिस केस क्या करेंगे सर, क्या लगता है इस केस में क्या करना चाहिए? 2.5 लाख सर इस, बिजनेस चले যাবে। सर पूरा का पूरा बिजनेस में जाएगा, 100% बिजनेस, मतलब इसमें कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, इसको एग्रीकल्चर मानेंगे ही नहीं, पूरा का पूरा 2,50,000 आपको, भले ही आपने इंडिया में रिसीव क्यों ना करे, डजेंट मैटर। बट रूल कहता है कि अगर आप इंडिया में क्योर रोस्टेड और ग्रोन नहीं करते तो उसमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो पूरा का पूरा 2.5 लाख आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा 100%। ओके, याद रखें सर, इसके लिए एक नोट भी है, नीचे आप पढ़ सकते हो। Where income is derived from sale of coffee grown, cured, roasted, and grounded by the seller in India, 40% of such income is taken as business income and the balance as agriculture income. However, in this question, these operations are done in Colombo, Sri Lanka. Hence, there is no question of such apportionment, and the whole income is taxable as business income. The receipt of sale proceeds in India does not make this agriculture income. क्योंकि सिर्फ हमने भारत में इनकम को रिसीव किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका भारत में कोई कनेक्शन है। In the case of an SSE being a resident, an ordinary resident, the income arising outside India is also chargeable to tax. ये बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये जो बंदा था ये इसीलिए क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में लिखा था कि ROR
मतलब रेसिडेंट तो है ही वो, रेसिडेंट होने के साथ साथ वो आरओआर भी है, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, तो वो दुनिया में कहीं भी कमाए वो भारत में टैक्स जरूर देगा। सर अगर बात ऐसा होता कि कोई कोलंबो में एग्रीकल्चर कर रहा है और अगर वो इंडिया में इनकम रिसीव भी नहीं कर रहा है, और अगर वो एक एनआर होता, या फिर अगर वो एक आर नॉर होता भारत के लिए, तो क्या वो भारत में टैक्स देता? अगर वो चेन्नई में रिसीव ना करता, कोलंबो में एग्रीकल्चर कर रहा है, ग्राउंड कर रहा है, क्यूर कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, हाँ सर, और चेन्नई के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, कोलंबो में ही सारा का सारा काम कर रहा है, और वो एनआर भी है और आर नॉर भी हो सकता है, तो क्या ऐसे केसेस में भी क्या वो भारत में टैक्स देता सर? नो सर। नहीं देगा, उसका इनकम के साथ भारत के इनकम का कोई कनेक्शन नहीं बनता। इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी हो जाता है, भले ही आप रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के अंदर रहे या फिर चैप्टर बाहर निकल के दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्ट होकर देखें, कहीं पे भी देखे, बट ये सिचुएशंस क्रिएट जरूर होता है। ठीक है, तो ये बात का जरा ख्याल रखिएगा। तो सेल ऑफ टी ग्रोन मैन्युफैक्चर। अच्छा अब बात करते हैं सर सेल ऑफ टी। ठीक है, टी का जो कॉन्सेप्ट था, टी में क्या था कि इनकम इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला। ठीक है, शिमला तो भारत में है सर, हाँ अपने हिमाचल में आता है, तो 4 लाख का यहाँ पर है, तो 4 लाख का कितना परसेंटेज चला जाएगा सर एग्री में और इसमें? टी सेल ऑफ टी ग्रोन मैन्युफैक्चर्ड बाय सेल इन इंडिया 40% एग्री बिजनेस एंड 60% एग्री। ओके बढ़िया है, तो 40% दे देंगे और क्या, 40% दे देंगे, तो 40%, 4 लाख का 40%, 1,60,000 चला जाएगा बिजनेस पे, हाँ, और बाकी चला जाएगा आपका एग्री में, तो 40% हो गया बिजनेस और बाकी 60% हो गया नॉन बिजनेस मतलब एग्री। अच्छा यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट सर, सैपलिंग्स इन नर्सरी, इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स एंड सेलिंग ग्रोन इन ए नर्सरी एट कोचीन। कोचीन कहाँ आता है सर? कोचीन कहाँ आता है, जल्दी बोले, अरे कौन से स्टेट में है सर? केरला का बड़ा शहर है कोचीन, हाँ इसको कोचीन भी कहते हैं, कोची भी कहते हैं, सुना तो होगा आप लोगों ने, ये देखो ये रहा कोची, देख रहे हैं सर, केरला में आता है, केरला का सबसे बड़ा शहर है ये, कैपिटल तो नहीं, बट केरला का सबसे बड़ा शहर है, कैपिटल तो तिरुवनंतपुरम है, जिसका दूसरा नाम त्रिवेंद्रम भी है, बट ये कोची जो है सर ये केरला का सबसे बड़ा शहर में आता है। अब रही बात, क्योंकि भारत में ही कर रहा है, लेकिन ये तो नर्सरी चलाने के लिए कर रहा है सर, तो क्या नर्सरी में कोई रूल है क्या? हेलो, क्या नर्सरी के लिए कोई रूल बना हुआ है कि रूल 7A 7B 8 ऐसा कुछ, मतलब नर्सरी बिजनेस करोगे तो कुछ बिजनेस में जाएगा, कुछ एग्री में जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ सर बोलो जरा, क्या नर्सरी लगता করলে है এক্সাম্পট হয়ে যাবে। सर? नर्सरी जो है वो एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर इनकम है सर, वेरी गुड सर, नर्सरी को एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, भले ही नर्सरी एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, बट नर्सरी को एग्रीकल्चर में ही रखा जाता है, इसमें कोई प्रोपोर्शनेट बिजनेस इनकम नहीं है। तो सैपलिंग्स एंड सीडिंग्स ग्रोन इन नर्सरी इन इंडिया। ठीक है, चलो इसके बारे में एक नोट पढ़ लेते हैं, बहुत वाइटल पॉइंट था सर ये नर्सरी वाला पॉइंट, नर्सरी वाला पॉइंट ना बहुत कंफ्यूज भी करता है। इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडिंग्स, ठीक है, सीडलिंग्स, सेक्शन एक्सप्लेनेशन 3 में दिया हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में, ठीक है, ग्रोन इन नर्सरी विल बी डीम्ड टू बी द एग्रीकल्चर इनकम व्हेदर और नॉट द बेसिक ऑपरेशंस वर कैरिड डाउन ऑन द लैंड। सर बेसिक ऑपरेशन मतलब, बेसिक ऑपरेशन क्या होता है एग्रीकल्चर में, किससे कहते हैं बेसिक ऑपरेशंस, बताते हैं, ये देखो, इससे कहते हैं बेसिक ऑपरेशंस। क्या कर रहे हैं ये हमारे किसान भाइयों मतलब और बहनों लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ महिलाएं और पुरुष क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस कर रहे हैं। बेसिक ऑपरेशंस में जैसे पेड़ को लगाना, ठीक है, इससे पहले सॉइल को टील करना, ठीक है, सॉइल को टीलिंग करना, सॉइल को बनाना, ठीक है, वो भी बेसिक ऑपरेशंस है। ठीक है, ये सारे के सारे काम जैसे ये जो महिलाएं कर रहे हैं ये भी बेसिक ऑपरेशंस है। ठीक है, ये जो बेसिक ऑपरेशंस आप करें ना करें, मानो कि आप ये ऑपरेशन नहीं किए, ये तो एग्रीकल्चर हार्डकोर दिख रहा है, ठीक है, आपने इसको बनाने के लिए सार वगैरह कुछ भी नहीं दिया आपने, ठीक है, फिर भी आप डायरेक्टली नर्सरी में लाके उसे बेच रहे हो, ठीक है, छोटा हालत में, नर्सरी में तो ऑब्वियसली बड़ा पेड़ तो नहीं बिकता है, छोटा छोटा पेड़ बिकता है, जो फूल या फल देने से पहले का सिचुएशन है नॉर्मल वे में, उसे हम नर्सरी में बेचते हैं। अब नर्सरी में भले ही आप बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करो या ना करो,
फिर भी नर्सरी में जो आप करते हो उसे डीम्ड इनकम कहा जाता है। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ने कह के रखा है, ठीक है। इसीलिए इसी कारण से हम लोग नर्सरी इनकम को फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देंगे एज एन एग्रीकल्चर। तो ये रहा आपका पूरा हिसाब। अब ये पूरा हिसाब एज पर प्रोविजंस हम लोगों ने बस पुट किया, एज पर प्रोविजंस पुट करना है। अब जैसे कि एज पर प्रोविजंस पुट कर दिया, अब टोटल करो और हिसाब लगाओ। तो बिजनेस में कितना जाएगा सर? बिजनेस टोटल करने से क्या 5,40,000 आ रहा है? देखो 1,05,000, 25,000, 1,60,000 और 2.5 लाख, कुल मिला के 5,40,000 आपका हो जाएगा बिजनेस। ओके, और बाकी जो रहा, ठीक है, वो हो जाएगा एग्रीकल्चर। तो ये हो जाएगा आपका 5,90,000। तो 5,90,000 एग्रीकल्चर इनकम है यहाँ पर। तो ये टोटल कुल मिला के हो जाता है 5,90,000। अब आपके मन में चल रहा होगा क्या सर इसमें टैक्स नहीं लगेगा? एग्रीकल्चर इनकम ऑलवेज एग्जेम्प्टेड होता है? नहीं सर, ये 5,90,000 आ गया ना, इसमें सर हम लोग रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगाते हैं। मैं फिलहाल रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये मैं एग्रीकल्चर इनकम पढ़ाने के टाइम में बात करूंगा ये रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आपको इतना तो समझ में आ गया कि कैसे आप प्रोपोर्शनेटली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन जब मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम करवाऊंगा तब आपको मैं रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन करा के ये बता दूंगा कि रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में किस तरह से एग्रीकल्चर इनकम में भी टैक्स काउंट होता है, ठीक है। बट नॉर्मल वे में अगर आपको पूछा जाए कि सर क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड है, तो आप बोलोगे सर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत एग्जेम्प्टेड है। बट रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में लगता है कि अगर एग्रीकल्चर इनकम एनुअली 5,000 के ऊपर है, बंदे का दूसरा इनकम मतलब बाकी जो भी अदर इनकम है मिला जुला के एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, तो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन तब एप्लीकेबल हो जाते हैं। फिलहाल जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ पर सिर्फ बिजनेस और एग्रीकल्चर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना था, वो हम लोगों ने कर चुके हैं। बोलो सर, ये था composite computation of business income in cases where income is partially agricultural and partly business in nature। समझ में आया सर सबको? जरा हाँ या ना बताइएगा। हेलो, इजी था? इजी था, बिल्कुल इजी था। इसमें कॉम्प्लेक्स भले ही ये कॉम्पोजिट है बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बुझा कैसे सवाई के? समझ में आया? है ना सर? सर अगर आपको ये समझ में आ गया ना, अब मैं एक दूसरा पॉइंट में बात करता हूँ सर। दूसरा पॉइंट इन द सेंस, और एक ही चीज बचा हुआ है, ज्यादा कुछ और बचा नहीं है, ठीक है। बचा हुआ है मतलब जो ऑलरेडी मैंने लास्ट दिन एक बार बताया था, बट मैं उसके रिगार्डिंग आपको कोई एग्जांपल्स सॉल्व नहीं करवाया था। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में एक एग्जांपल्स होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना सर, क्योंकि लास्ट दिन मैंने आपको ऑडिट वगैरह करा दिया था, 44AB का पूरा डिस्कशन कर दिया था, तो मुझे आपके साथ ना फिलहाल एक बार इसके बारे में बात कर लेना चाहिए। क्या है ये चीज? ये है सर स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE। ये तीन सेक्शंस प्रिजम्पटिव में बात करता है, तीनों मिलके ही बात करता है, बट तीनों थोड़ा सा अलग अलग केस में बात करता है, थोड़ा सा अलग अलग केस में बात करता है। और मजा का बात ये सर, ये प्रिजम्पटिव स्कीम 44AB के साथ भी कनेक्टेड है। अगर आप प्रिजम्पटिव के बारे में नॉलेज रखोगे तो 44AB को भी समझने में आपको थोड़ा सुविधा होता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कनेक्टेड वे में बात करता है, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कनेक्टेड वे में बात करता है। तो चलो एक काम करते हैं, प्रिजम्पटिव को थोड़ा सा सिंपल वे में देख लेते हैं कि प्रिजम्पटिव भाई तुम क्या बात करना चाहते हैं। प्रिजम्पटिव का सिंपल तरीका से अपनाते हैं और फिर प्रिजम्पटिव के बारे में क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में चल रहा होगा सर प्रिजम्पटिव होता क्या है? आप जरूर ये सोच रहे होंगे प्रिजम्पटिव होता क्या है सर? प्रिजम्पशंस का मतलब क्या है? प्रिजम्पशन मतलब प्री एजम्पशन से आता है। प्री एजम्पशन मतलब पहले ही हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि मेरा इतना इनकम होगा और मैं इसमें इतना टैक्स दूंगा, और मैं कोई अकाउंट वगैरह इतना मेंटेन नहीं करता, ठीक है। तो एक प्रिजम्पटिव वे में आप उसके अपने इनकम के ऊपर टैक्स प्रोवाइड कर देते हो। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्चुअली प्रिजम्पटिव स्कीम कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है सर ये प्रिजम्पटिव स्कीम क्या हर कोई कर सकता है?
दैट्स अ बिग क्वेश्चन। क्या हर कोई प्रिजम्पटिव स्कीम पे टैक्स भर सकता है? नहीं सर, नॉट हर कोई। ठीक है, अब इसमें भी कुछ रूल बचा मतलब है सर, जिसमें आपको 44AD पहले समझो, फिर मैं आपको 44ADA की तरफ लेके जाऊंगा, और फिर मैं आपको 44AE की तरफ लेके जाऊंगा। सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल वे में भी सवाल आ सकता है, और कंप्लीट क्वेश्चंस के अंदर भी आपको प्रिजम्पटिव स्कीम बिल्कुल नजर आएगा, जो जिसके बारे में क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के रखा। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ और भी क्वेश्चंस में बात करूंगा सर। नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करूंगा कुछ, तो आपको बहुत सुविधा होगा, क्योंकि पीजीपीपी कंप्लीट हो जाएगा, तो बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पीजीपीपी का जो आइडिया है वो फुल्ली क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जितना आप अपने आप को क्या करेंगे, तो जैसे बर्तन चमकता कैसे है, जितना घसोगे उतना चमकेगा, वैसा ही अपने आप को बर्तन की तरह चमकाना है, तो प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली चमकते रहोगे। ठीक है, अब रही बात है प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजन। सर 44AD एनी इंडिविजुअल each way for farm, ध्यान से सुनना बात को, एनी इंडिविजुअल each way for farm who is a resident other than LLP, LLP को साइड पे रख लो। कौन है LLP? जिनको LLP एक्ट 2008 के तहत रखा जाता है। ये भी एक तरह का मॉडर्न डे पार्टनरशिप बिजनेस है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, मॉडर्न डे पार्टनरशिप बिजनेस, जिसको LLP एक्ट के तहत बनाया जाता है सर। लेकिन क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस से अलग है? सर नॉर्मल जो फार्म चलता है ये तो पार्टनरशिप बिजनेस ही है। यस, नॉर्मल फार्म जो चलता है ये पार्टनरशिप बिजनेस ही है, बट ये एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ट्रेडिशनल वे में चलता है। बट LLP को थोड़ा सा मॉडर्न वे ऑफ कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें एक पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी जैसा फीलिंग आता है, लिमिटेड लायबिलिटी के साथ चलता है ना, इसीलिए। तो इतना तो आपको पता ही है सर, कंपनी लॉ में हम लोग काफी पढ़े हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, तो फिलहाल हम उस पॉइंट में नहीं जाते, बट इतना अभी यहाँ पर हम लोगों को क्लियर हो गया कि LLP को छोड़ के हम लोग नॉर्मल ईच वे फार्म एंड रेसिडेंट के लिए ये एप्लीकेबल होता है, हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6A। ठीक है, ये 10AA जो है सर, ये इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम के तहत आता है, जिसमें फार्म के लिए डिडक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है। बट ये सेक्शन 10AA या चैप्टर 6A के तहत अंडर हेडिंग C के तहत डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स engaged in any business except the business of flying, hiring or leasing goods carriage referred to in section 44AE। इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये कहना चाहते हैं कि 44AE को छोड़ के अगर आप किसी और टाइप ऑफ इनकम करते हो, 44AE मतलब कौन है? जो बेसिकली गुड्स हायरिंग, मतलब गुड्स मतलब ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है बेसिकली। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट में गाड़ी लगाते हैं, उसके पास गाड़ी है और वो ट्रांसपोर्ट में गाड़ी लगाते हैं। ठीक है, मतलब अपना बिजनेस है उसका ट्रांसपोर्टिंग का। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज रेफर्ड टू इन सेक्शन 44AE, इनको छोड़ के बाकी जो भी लोग हैं। ठीक है, और जिनका टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, जिनका ग्रॉस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर और टोटल टर्नओवर, ठीक है, या तो टर्नओवर या तो ग्रॉस रिसीव्ड अगर 2 करोड़ के अंदर है, 2 करोड़ के अंदर होना चाहिए, तो जाके आप 44AD में रह सकते हो। तो क्या रूल हो गया 44AD में रहने का? 44AD में उसी को रखा जाता है जो HUF है, नॉर्मल फार्म है, नॉर्मल पार्टनरशिप फार्म। ठीक है, LLP को छोड़ के, या फिर जो रेसिडेंट है, हु इज रेसिडेंट, और जिन्होंने सेक्शन 10AA के तहत या चैप्टर 6A के तहत कोई डिडक्शंस के लिए अप्लाई नहीं किया। ठीक है, वो लोग क्लेम कर सकता है। 44AE में जो है, मतलब ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के बारे में, जो लोग गाड़ी भाड़े पे लगाते हैं, ठीक है, जिनका बिजनेस है इस तरह का, इनको छोड़ के बाकी लोग आ सकता है। और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है, तो वो भी 44AD के तहत अपने आप को जो डिडक्शंस है वो, मतलब प्रिजम्पटिव स्कीम में अपने आप को डाल सकता है। अब प्रिजम्पटिव स्कीम में उनका टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट, मतलब टैक्स लायबिलिटी का मतलब ऐसा है कि उसका इनकम कैसे कैलकुलेट हो, इनकम कैलकुलेशन कैसे करना है प्रिजम्पटिव स्कीम में। ध्यान से सुनना बात को सर, उनका जितना ग्रॉस रिसिप्ट होता है, ग्रॉस रिसिप्ट नॉर्मली अगर आप कोई प्रोफेशन संभालते हो ना, तो आप ग्रॉस रिसिप्ट करते हो। जैसे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस एंड पीजीबीपी के स्टार्टिंग में ही ऐसे बात कहा था सर, कि अगर आप किसी गुड्स का बिजनेस करते हो तो आप टर्नओवर में खेलते हो, है ना, सेल के ऊपर चलता है।
लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशन संभालते हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस में जैसे मानो कि आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड हो, आप एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप एक प्रैक्टिसिंग सीएस हो, आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, आप एक प्रैक्टिसिंग क्या बोलेंगे लॉयर हो, ठीक है, आप एक प्रैक्टिसिंग इंजीनियर हो, ठीक है, आर्किटेक्ट हो जो कंसल्टेंसी फीस लेता है बेसिकली, ठीक है, या फिर अपना कोई सर्विस है, सर्विस के थ्रू से देता है, तो जो प्रोफेशन करते हैं ना वो मेनली ग्रॉस रिसीप्ट करते हैं, और जो गुड्स में काम करते हैं वो टर्नओवर करते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि जो प्रोफेशन संभालते हैं, जो सर्विस देते हैं, उनका जो टर्नओवर का खेल वैसे नहीं होता है ना, वो ग्रॉस रिसीप्ट में खेलता है। बट हाँ, मार्केट में ज्यादातर केस में ना टर्नओवर को ही ज्यादा देखा जाता है, टर्नओवर कितना हुआ, मतलब हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं वर्ड को कि ग्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर, बट अगर प्रिसाइजली यूज किया जाए तो ग्रॉस रिसीप्ट प्रोफेशंस के साथ ज्यादा ज्यादा जाता है, और टर्नओवर जो है वो गुड्स बिजनेस के साथ अच्छा जाता है, ठीक है, मतलब कनेक्ट करता है। सो क्या कह रहा है सर, जितना आप ग्रॉस रिसीप्ट करोगे, अगर मानो कि आपने 50 लाख का ग्रॉस रिसीप्ट किया एनुअली, ठीक है, तो उसका 8%, ठीक है, तो 8% और टोटल टर्नओवर ऑफ सच हायर सम claim to have been earned by him, ठीक है। However, the presumptive income would be 6% instead of 8% अगर आप अकाउंट पे चेक के तहत इनकम करते हो, या फिर ऑनलाइन, बेसिकली आप अगर आप ऑनलाइन में पेमेंट लेते हो डायरेक्टली बैंक, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कुछ भी करो, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पेमेंट लेते हो, मतलब आपका जो रिसिप्ट है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में होता है। अगर ऐसा है तो 8% की जगह आपका प्रिजम्पटिव डीम्ड प्रॉफिट जो है सर, उसे 8 की जगह 6% के हिसाब से माना जाएगा। मतलब 50 लाख का अगर मैं 8% करता तो ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा होता, 50 लाख का अगर मैं 6% करूंगा तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो अगर आप अकाउंट पे ही चेक के तहत, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के तहत, या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्कीम, ठीक है, जैसे कि यूपीआई, फंड ट्रांसफर, इस तरह का चीजें, ठीक है, बैंक अकाउंट के थ्रू से ऐसे करोगे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू से करोगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है, बात का ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर से मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब अगर आप 23-24 का हिसाब लगाते हो तो ऑब्वियसली 22-23 का बात कर रहे हैं आप, 22-23 प्रीवियस ईयर में आप किस तरह से अपना रिसीव किए हो, और रिटर्न फाइल करने का पहले का डेटा को ही आप अप्लाई कर सकते हो। रिटर्न फाइल का जो डेट है उससे पहले आपने जो सारा काम किए उसी को लिया जाएगा, रिटर्न फाइलिंग के बाद वाला नहीं। तो इसलिए कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और द बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है। ये पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस भी इसमें आ सकता है, जो एजेंसी बिजनेस चलाते हैं उन्हें भी हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, इनको छोड़ के ये नॉन एप्लीकेबिलिटी, एक सेकंड सर, इसमें एक एक्सेप्शनल पॉइंट भी है, एक सेकंड सर, आप ध्यान से थोड़ा प्रोविजंस को देखें। एक्सेप्शनल क्या है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44 एडी, इनको थोड़ा याद रखिए कि 44 एडी में हम किसको एप्लीकेबल नहीं करेंगे, दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई टू, मतलब ये जो मैंने आपको इतना देर से बताया कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे होगा, ठीक है, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे रहेगा, ध्यान से रखना बात को, और जो ये पर्टिकुलर सेक्शन 10AA नहीं अप्लाई करता है, सेक्शन हेडिंग सी चैप्टर 6 से अप्लाई नहीं करता है, और उनका जो टोटल रिसिप्ट होगा या टर्नओवर होगा उसका 8% या 6% अगर अकाउंट भी चेक वगैरह के थ्रू से करता है तो। लेकिन ये सेक्शन लागू किसके ऊपर नहीं होगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44 एडी, बड़ा क्लियरली बोला है। ये पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन सेक्शन 44 AA सबसेक्शन 1, सर आपको मैंने पहले दिन बताया था स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के बारे में, याद है आप लोगों को ये वाला पॉइंट, कोई मुझे बता सकते हो 44 AA सबसेक्शन 1 के तहत कौन कौन आता है, बोलो सर, थोड़ा सा ट्राई करो। ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स कौन कौन है नॉर्मली, ये 44AA के तहत बोला गया था, इसके बारे में मैंने लास्ट वीक के जो डिस्कशन था, बोलो सर बोलो। डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट्स, तब LLB एरा আসবে। हाँ सर, वेरी गुड, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस कैटेगरी में आते हैं, जिनके लिए कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी कहा गया है ना, 44AA सबसेक्शन 1, ठीक है। नॉर्मली लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्चरल प्रोफेशंस, रिसेंट अमेंडमेंट में कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड तो पहले से ही था, मतलब CSCM में पहले से ही था, ठीक है, और बाद में रिसेंट अमेंडमेंट में CS को भी लाया गया, ठीक है। उसके बाद सर इसके अंदर सर एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, ड्रेस डिजाइनर, है ना, ठीक है, प्रोफेशंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड IT प्रोफेशनल्स, इन्हें भी नोटिफाइड प्रोफेशंस की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब इनको छोड़ के बात कर रहे हैं सर, ठीक है। जो 44 सबसेक्शन 1 ये कौन तो अकाउंट मेंटेन करता है ना, तो प्रिजम्पटिव स्कीम में बिल्कुल नहीं आ सकता। ए पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन ऑन ब्रोकरेज, जो बंदा कमीशन या ब्रोकरेज में कमाते हैं वो भी इस कैटेगरी में अपने आप को नहीं डाल सकता। या फिर जो एजेंसी बिजनेस चलाते हैं, एजेंसी बिजनेस इन द सेंस, एजेंसी बिजनेस इन द सेंस जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंचाइज टाइप ऑफ बिजनेस है ना, किसी का एजेंसी लेके आप उसको चलाते हो। जैसे गैस एजेंसी बहुत चलता है ना, गैस एजेंसी, पेट्रोलियम का जो काम करते हैं वो भी एजेंसी लेता है ना। तो एजेंट होके जो काम करते हैं, आप कोई नहीं हो, आप एजेंट, आप एज एन एजेंट काम करते हो। कंपनी कोई और है, प्रोडक्ट किसी और का है, बस आपने दुकान चला के कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो और बदले में आप अपना कमीशन रखते हो। प्रोडक्ट आपका नहीं है, प्रोडक्ट किसी और का है। तो एजेंसी बिजनेस को भी 44AD के तहत एप्लीकेबल करने का मौका नहीं है, ये एक्सेप्शन है। ये 3.44AD का एक्सेप्शन है, याद रहेगा ना सर, ठीक है। एक्सेप्शन याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही ना इस तरह का चीजें बता देता है, फिर आप सोचते होंगे कि अच्छा ये तो प्रिजम्पटिव में आ जाएगा, फिर आपको पता चलना चाहिए कि भाई क्यों नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये था 44AD का बेसिक एरिया। अब मैं आपको थोड़ा 44AE की तरफ लेके चलता हूँ सर, ठीक है। सर 44AE से पहले 44ADA बोल देता है, ध्यान से जरा देखिए सर। 44ADA के अंदर कौन कौन आता है सर? एसएससी being an individual or a partnership firm again other than LLP resident in India who is engaged in any profession referred to in section 44AA subsection 1 such as legal, medical, engineering or architectural professions, or the professions of accountancy or technical consultancy or interior decorations or any other professional as is notified by the board in the official gazette। जैसे कि बाद में CS को रखा गया है, आपने देखा होगा, मैंने अभी अभी पढ़ा है ना, राइटर को, लिरिसिस्ट वगैरह को, इनको भी रखा गया है ना। तो अभी आपको मैंने जो 44AA सबसेक्शन 1 पढ़ा है ना, इनके लिए 44AD है, इनके लिए 44AD है। मतलब इनको नॉर्मल वे में पहले बोला गया था कि भाई 44AD के तहत आप नहीं ले सकते क्या प्रिजम्पटिव स्कीम। फिर 44ADA में जिनको एक्सेप्शंस किया गया था, स्पेशली नोटिफाइड प्रोफेशंस वाले, स्पेशली ये वाला पॉइंट, नोटिफाइड प्रोफेशंस वाले को, उनके लिए 44AD के तहत बोल रहे हैं कि हाँ भाई आप लोग प्रिजम टीम में आ सकते हो, पर थोड़ा अलग रूल के साथ। अभी आप लोग प्रिजम टीम में आ सकते हो लेकिन थोड़ा अलग रूल के साथ। तो अभी देखो आप 44AA सबसेक्शन 1 में जो जो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स थे, जिनको हम लोगों ने प्रिजम्पटिव स्कीम के बाहर रखे थे 44AD में, अब उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। An assessee being an individual or a partnership firm resident in India who is engaged in any professions referred to in section 44AA subsection 1 such as legal, medical, engineering, architectural or the professions of accountancy, technical consultancy या फिर notified by the board in the official gazette and जिसका gross receipt or receipt does not exceed 50 लाख, जो 50 लाख से नीचे है, जिनका जो प्रोफेशन संभालते हैं ना ये लोग सारे, तो इनका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से नीचे होगा तो ही आ सकता है। अगर 50 लाख क्रॉस कर गया तो वो 44ADA में नहीं आएगा, मतलब वो एक्चुअली प्रिजम्पटिव में ही नहीं आएगा। बट अगर आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से बिलो है, 50 लाख से बिलो है, 50 लाख से बिलो है, तो ही आप आ सकते हो। अच्छा हिसाब क्या होगा, प्रॉफिट क्या माना जाएगा, डीम्ड प्रॉफिट क्या होगा, जितना भी अर्न करोगे उसका 50%, ठीक है, 50% of the gross receipt or such have some claim to have been earned by him। जितना ग्रॉस रिसिप्ट आप करोगे या फिर जो भी हायर सम आप क्लेम करोगे उसका 50% मान लेंगे। क्या मानेंगे, डीम्ड इनकम मानेंगे, डीम्ड प्रॉफिट एंड गेन। मतलब अगर 45 लाख कमाए हो, अगर 45 लाख आपने कमाया तो उसका 50% ले लेंगे डीम्ड इनकम, डीम्ड प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 22.5 लाख। अब उसके ऊपर स्लैब लगा के टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। जितना ग्रॉस रिसीव करोगे उसका 50% क्लेम करके प्रोफेशन से होने के नाते, प्रोफेशनल्स होने के नाते 50% को हटा के बाकी आपका टैक्स लायबिलिटी में काउंट हो जाएगा, अगर आप 50 लाख के नीचे वाले कैटेगरी में आते हो तो। ओके सर, ये है 44ADA। बोलो सर, बोलो सर, बोलो। স্যার বলছি সেকশন 44ADA তে অ্যাকাউন্টস মেইনটেইন করাটা কম্পালসরি নাকি? नो सर, देखो पहले बात But- पहला बात है 44ADA आपको अकाउंट्स मेंटेन करने के बारे में नहीं बोलता है, 44AA सबसेक्शन 1 आपको अकाउंट मेंटेन करने के बारे में बोलता है। বাট যারা যারা সেকশন 44AA সাবসেকশন 1 এ আসে ওদেরকে তো মেইনটেইন করতেই হয়।
यस তাহলেই তো ওরা 44 ADA টা মানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। एग्जैक्टली আবার 44 ADA বলবে যে মানে यस মেনটেন सर। করতে হবে না, মানে জিনিসটা नहीं 4480 तो ये नहीं बोल रहे कि आपको अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, आप प्रिजम्पटिव क्लेम कर सकते हो, ये बोल रहे হ্যাঁ। আর প্রিজেন্টিভ মানে তো মানে অ্যাকাউন্ট মেনটেন করা কম্পালসারি না, মানে যারা করে না ওদের জন্য তো প্রিজেন্টিভ স্ক্রিপ্ট। हैं। वो आम तौर पे है, नॉर्मल तौर पे जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं उनके लिए प्रिजम्पटिव एप्लीकेबल होता है, दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू, बट ये तो एक्सेप्शंस का एक्सेप्शंस हो गया ना। अब बात को समझे, मतलब लॉ किस तरह से बनाया, देखो पहले आपको बोला कि भाई कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, फिर 44AA के तहत आपको प्रोफेशनल्स के तौर पे आपको बता दिया कि भाई ये लोगों के लिए अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन बाद में आपको थोड़ा सा छूट दिया गया, लेकिन किसको, सारे के सारे को थोड़ी, जो 50 लाख के अंदर आता है उनके लिए ये प्रिजम्पटिव स्कीम रखा गया है कि भाई आप अगर 50 लाख के नीचे कमाते हो तो आपको प्रिजम्पटिव में रखा जा सकता है, भले ही आप नोटिफाइड प्रोफेशंस में हो फिर भी आप यहाँ पर ये वाला फैसिलिटीज ले सकते हो। तो सिंपल बात है सर, अगर आप प्रिजम्पटिव में आ जाते हो तो अकाउंट्स मेंटेन ना भी करोगे तो आपका जो भी इनकम होगा उसका 50% तो ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन आप बात समझो सर, मतलब नॉर्मल वे में देखो तो अगर वो अकाउंट्स मेंटेन ना भी करेगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हेलो স্যার মানে কেউ যদি অ্যাকাউন্টস মেনটেন না করে তো নিজের ইনকামটাকে তো মানে ম্যানিপুলেট করতে পারে কোনো বিজনেসম্যানও, মানে 44 AD তেও বলছে আর ADA তেও বলছি। नहीं सर, मैनिपुलेट कैसे करेगा, एटलीस्ट रिसिप्ट का भी तो, रिसिप्ट और पेमेंट का हिसाब तो उसको रखना पड़ता ही है सर। इसके बारे में तुम लोग 44AA में तो देखा ही है कि कम से कम आप जो रिसीव करोगे या किसी की कुछ पेमेंट करोगे तो उसका डेटा तो कम से कम आप मेंटेन जरूर करोगे, है ना। अगर आप वो भी नहीं करोगे तो फिर वो पूछताछ होगा, सवाल जवाब होगा, अगर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो। देखो सर, ये सब 50 लाख के नीचे वाला लोगों के लिए है। अब एक चीज क्या है ना, 50 लाख के नीचे गवर्नमेंट इतना दिमाग ज्यादा नहीं लगाते, लेकिन अगर गवर्नमेंट को कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, अगर गवर्नमेंट को कहीं पर भी ये लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये जो बता रहा है इसकी इनकम के साथ इसका जो संपत्ति है, जो एस्टेट है जो इसने बनाया, अगर उनको मिसमैच लगेगा तो उस पर आपको छानबीन करेगा। पर रूल के मुताबिक अगर वो 44AA सबसेक्शन 1 के तहत अकाउंट्स में मेंटेन उसको करना चाहिए, लेकिन बाद में उसके लिए एक दूसरा रूल, भाई अगर आप गरीब टाइप में आते हो, मतलब 50 लाख के नीचे वाले में आते हो, गरीब नहीं है बट आप जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप लोअर इनकम में आते हो, ठीक है, नोटिफाइड के अंदर लोअर इनकम में आते हो, 50 लाख के नीचे में आते हो, तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऐसे केसेस में आप जितना ग्रॉस रिसीव करोगे उसका 50% मान लिया जाएगा। इसमें तो चिंता होता है, क्योंकि देखो अगर आप अकाउंट मेंटेन करोगे तो आप प्रॉपरली बताओगे भाई मेरा इतना प्रॉफिट है, मैंने 10 लाख कमाया कि 15 लाख कमाया। लेकिन अगर आप कुछ मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप कुछ मेंटेन नहीं करोगे तो गवर्नमेंट डायरेक्टली बोलेगा कि आपका ग्रॉस रिसीव का 50% हम लोग मान लेंगे। मतलब अगर 50 लाख, अगर आप 45 लाख कमाते हो तो 22.5 लाख हो जाएगा, लेकिन हो सकती है कि अगर आप अकाउंट्स मेंटेन वगैरह करते तो शायद आप 18 लाख में आते, लेकिन इन दैट केस आपको सारा चीजें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। अब आपको जो ज्यादा बेनिफिट रहे आप उसी में आओ ना, अगर आपको अकाउंट मेंटेन करके टैक्स देने में ज्यादा बेनिफिट है तो आप उसी में रहो, आप प्रिजम्पटिव में क्यों आओ। लेकिन স্যার अगर মেনটেন आपको 50% দিতে হবে, মানে প্রিজেন্টিভ স্কিমে ধরুন 50 লাখের কম তাও মেনটেন করে তাও তোকে 50% দিতে হবে। नहीं ऐसा তাছাড়া जरूरी थोड़ी है, नहीं उसके लिए ऑप्शनल है, আচ্ছা আচ্ছা। ऑप्शनल है प्रिजम्पटिव में टैक्स देना तो ऑप्शनल है। अगर आप अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करके दोगे तो फिर आपको प्रिजम्पटिव में आने का जरूरी थोड़ी है, जरूरी तो नहीं वो कि प्रिजम्पटिव में देना होगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे इंडिया में नॉर्मली है, हर कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाता, लेकिन उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सरकार ने ये रूल बनाया, मतलब 90% केस में अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं होता। अगर धीरे धीरे आजकल थोड़ा सा बढ़ रहा है अकाउंटिंग मेंटेन करने के बारे में, आजकल पॉपुलैरिटी बढ़ा है, कुछ सॉफ्टवेयर भी आया है मार्केट में जो बहुत इजी अकाउंट्स मेंटेन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं बता सकता हूँ लाइक खाता बुक, लाइक मतलब अगर सिंपल वे में जो अकाउंट्स मेंटेन में काफी पॉपुलर हुआ है, खाता बुक बोल के है, व्यापार बोल के एक कंपनी है, काफी मतलब सिंपल वे में बनाया है, तो वैसे केसेस में सुविधा होता है बिकॉज गवर्नमेंट को डेटा मिल जाता है ना, तो गवर्नमेंट खुश होता है, ठीक है। लेकिन जब भी उनको डेटा नहीं मिलता तो फिर वो आपको इस तरह का प्रॉब्लम में डालेंगे। ओके सर, चलो 44AE देख लेते हैं एक बार। एनी एसएससी हु ओन्स नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज, मतलब छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर सर,
छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर। अब ज्यादातर केस में जो छोटा ट्रांसपोर्टर कैटेगरीज में आते हैं ना, जिसका 10 हार्डली गाड़ी होगा, ठीक है, छोटा बड़ा मिला के 10 ट्रक है, कुछ मानो 2-4 छोटा हाथी है, 3-4 ट्रक है, ठीक है। हाँ सर, इसको हम लोग मीडियम से लोअर टाइप ऑफ बिजनेसमैन में लेते हैं, मतलब लोअर मिडिल क्लास से लेके मिडिल क्लास बिजनेसमैन के बीच में इन लोगों को काउंट किया जाता है। और ज्यादातर केस में हमारे देश में जो ट्रांसपोर्टिंग ऑपरेटर होता है ना सर, ये लोग बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा टाइप ऑफ नहीं होता है, ठीक है। तो इनके केस में अकाउंट्स वगैरह मेंटेन वगैरह इतना सारा चीजें ये लोग थोड़ी ना करेगा सर। तो ऐसे केसेस में एनी एसएससी who owns not more than 10 goods carriage at any time during the previous year and who is engaged in business of flying, hiring and leasing goods carriage, ठीक है, ये बिजनेस पे ये लोग नॉर्मली अपने आप को रखता है। तो इनके लिए रूल अप्लाई होता है, लेकिन इसका रूल क्या है ये तो आप जान लो, ठीक है। इसका इनकम कैलकुलेशन को कैसे माना जाए, मतलब ये तो समझ में आ गया कि भाई ट्रांसपोर्टर जिसका नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 10 गुड्स कैरेज, ठीक है। ये लोग अपने आप को इसमें रख सकता है, जो गाड़ी खुद भी चलाते हैं, ठीक है, फ्लाइंग हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स कैरेज, गाड़ी लीज पे दे दिया, गाड़ी कि कोई उनसे हायर में ले सकता है, ठीक है। या कई बार क्या करता है ना, कंपनी को लीज पे देके रखता है। कंपनी क्या करता है, ट्रांसपोर्टर से गाड़ी लीज पे रख के खुद चलाते हैं और बदले में एक फिक्स्ड अमाउंट देता रहता है कि भाई मेरे पास 5 गाड़ी है, वो 5 गाड़ी में किसी फैक्ट्री में लगा दिया। अब वो फैक्ट्री उस गाड़ी को लेके जो भी करे, बट मेरे को बदले में हर महीने एक अमाउंट आना चाहिए, वो लीजिंग का खेल होता है। और हायरिंग का क्या होता है, जब भी फैक्ट्री को गाड़ी का जरूरत होता है, वो ट्रांसपोर्टिंग जो ऑपरेटर होता है जिनके पास गाड़ी है उसका, उसको फोन करके बोलते हैं कि दादा 3 गाड़ी चाहिए आप भेज दीजिए, दादा 4 गाड़ी चाहिए आप भेज दीजिए, ठीक है। अगर वो बोलेगा दादा 4 गाड़ी नहीं हो पाएगा, तो कहीं बार क्या करता है, वो दूसरे का गाड़ी के भी साथ कनेक्ट करता है और फिर उन्हें भेजता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं जो अपना गाड़ी भेजता है, जो अपना गाड़ी भेजता है वो ओन्स, ठीक है। कमीशन एजेंट वाला ट्रांसपोर्टर भी होता है, कमीशन एजेंट वाला ट्रांसपोर्टर भी होता है। वो क्या करते हैं ना, से फॉर एग्जाम्पल मानो एक बिजनेस है कि आपका ना अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग कंपनीज के साथ कनेक्शन है, तो आपका कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। एक ऐसा बिजनेस भी रिसेंटली बड़ा पॉपुलर हो रहा है, आप लोग नाम सुने कि नहीं आई डोंट नो। कंपनी का नाम है सर पॉर्टर बोल के, जैसे ओला उबेर चलता है ना, नाम सुना आप लोगों ने? हाँ सर, ये कंपनी काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल, ये बॉम्बे में चलता है, ये पॉर्टर बोल के है। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? है दादा। ठीक है, ये आजकल पॉपुलर है, जैसे ओला उबेर चलता है ना, वैसा ही पॉर्टर चलता है। कोलकाता में अभी उतना पॉपुलर तो हुआ नहीं है, बट मैं देख रहा हूँ कि कोलकाता में भी शायद इसका चालू हुआ है। मैं जस्ट एक बार पुट करके भी देख सकता हूँ कहाँ है आपका दादा सामान। আছে। हाँ, कोलकाता में चालू हो चुका है, यूज किया तूने? মৈতোষ করেছিল একবার। করেছিল? আচ্ছা, এটা ভালো কাজ। লজিস্টিক ওদের, হ্যাঁ, ও লজিস্টিকও আছে ওদের, ওটা ইউজ করেছিল। अच्छा लॉजिस्टिक यूज করেছিল, ठीक है। ये देखो सर, इस तरह से पॉटर ये लास्ट 5 साल से ट्राई कर रहा है, अभी भी उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, बट काफी पॉपुलैरिटी गेन किया है सर, ठीक है। तो सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं पर कोई सामान भेजना है, ठीक है, ट्रक के थ्रू से, तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इस तरह से देख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट वगैरह बता दो बिजनेस के लिए, ठीक है, नाम ऑप्शनल से एस्टिमेशन अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, सिलेक्ट सिटी, जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्योंकि ऑनलाइन में सुविधा है तो इसलिए दिखा रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल वे में इतना कौन देखता है सर, ये तो जस्ट एक तरीका है। तो क्या दिखाना है इसको, मतलब एड्रेस ही नहीं ले रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बोलता है कि गाड़ी वगैरह हायर करने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज, ठीक है। अब लॉजिस्टिक में क्या हो जाएगा, वो एकदम टॉप टू बॉटम सारा हो जाता है। तो ये पॉर्टर वाले जो है ना, ये अपना गाड़ी नहीं है इनका, ये तो कमीशन एजेंट है, ये कमीशन एजेंट है, गाड़ी किसी और का, ये सिर्फ दूसरे को गाड़ी कनेक्ट करके दे देगा, बदले में अपना कमीशन दे देगा, ठीक है। इनका गाड़ी एक भी नहीं होगा, एक भी गाड़ी इनका नहीं। जैसे ओला उबेर में गाड़ी थोड़ी ना ओला का उबेर का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 44AE में पॉटर जैसे कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे सर। हम लोग जिनका खुद का गाड़ी है और वो किसी को फ्लाइंग के लिए, हायरिंग के लिए, लीजिंग के लिए देता है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इनका हिसाब क्या होगा इनकम का? ज्यादातर केस में ये लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, मतलब इतना ऑर्गेनाइज वे में काम करना इनके लिए पॉसिबल अभी तक तो हमारे देश में
उस लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है, तो अनऑर्गेनाइज वे में इनका ज्यादा चलता है, थोड़ा बहुत जितना वो चालान वगैरह काटना हो, ठीक है, उतना ठीक है, बाकी उतना भी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो फॉर ईच हैवी गुड्स व्हीकल 1000 पर टन क्रॉस व्हीकल वेट, ठीक है, फॉर ईच हैवी व्हीकल गुड्स 1000 पर टन करके क्रॉस व्हीकल वेट और अनलैडेड वेट के बेसिस पे माना जाएगा, ठीक है। एज द केस में भी, मतलब क्रॉस व्हीकल वेट मतलब सामान को छोड़ के, ठीक है, व्हीकल का जो वेट, उसी को अनलैडेड वेट भी कहते हैं। इसका क्रॉस मतलब फॉर ईच हैवी गुड्स, मतलब जो भारी गाड़ी होता है नॉर्मली 6 चक्का वाला ट्रक या 12 चक्का 14 चक्का वाला ट्रक जो होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 1000 पर टन क्रॉस व्हीकल वेट और अनलैडेड वेट का, एज द केस में भी, फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, मतलब पूरा मंथ का हो या फिर पार्ट ऑफ द मंथ हो, अब जो भाड़ा ले पर टन के हिसाब से, ड्यूरिंग विच द व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी। अब नॉर्मली बड़ा गाड़ी जो होता है ना 9-10 टन माल लेके जाता है, 9 टन 10 टन 13 टन इस तरह का, 14 टन ज्यादातर केस में, मैं एक नॉर्मल वे में बात करूँ तो अब जितना टन होगा उतना भाड़ा होगा, 13 टन होगा तो 13,000, ठीक है, अनलैडेड वेट के हिसाब से हिसाब होगा। नाउ पॉइंट इज दैट फॉर ईच व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, अगर आपके पास भारी गाड़ी नहीं है तो क्या माना जाएगा, लाइक छोटा हाथी पिकअप जो होता है ना, इस तरह का, अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, जो छोटा मोटा जो गाड़ी होते हैं, छोटा हाथी टाइप का है ना, आपका छोटा हाथी टीवी में ऐड भी आता है ना, ऐसे केसेस में मंथली एक 7,500 मान लिया जाएगा, या फिर 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द एसएससी owned the vehicle by the SSC or an amount claimed to have been actually earned from such vehicle, या तो 7,500 या फिर जितना आप कमा रहे हो, जितना आप क्लेम कर रहे हो कि नहीं 7,500 नहीं उससे ज्यादा, तो ज्यादा अमाउंट वही का लिया जाए, ठीक है। अगर छोटा गाड़ी है तो 7,500 पर मंथ माना जाएगा, या तो मंथ या तो पार्ट ऑफ द मंथ, या फिर कोई दूसरा अमाउंट। अगर आप 10,500 कमा रहे हो तो ऑब्वियसली 10,500 को इनकम माना जाएगा 7,500, 7,500 मिनिमम मानेंगे, ये मिनिमम अमाउंट है, या फिर जो भी अमाउंट आप क्लेम करोगे उतना अमाउंट आपका इनकम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ज्यादातर केस में 7,500 से ज्यादा ही होगा सर, नो डाउट। एक छोटा आदमी देखिए, एक बंदा 15,000 के आसपास कमा लेता है, अगर उसका खुद का गाड़ी है ना, खुद का गाड़ी जिसका है वो उस गाड़ी से 15-20 हजार तो आराम से ऑन एन एवरेज कमा सकता है सर। एक छोटा हाथी से 15,000 कमा लेता है सर, 12-15 हजार 16 हजार कमा लेता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ गाड़ी चलता है नहीं चलता है उस पर, लेकिन कमाता है। और बड़ा गाड़ी के केस में 1000 पर टन के हिसाब से माना जाएगा, ठीक है सर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 44 AE का हिसाब है, 44 AE का हिसाब बोला मैंने। हेलो, उस बंदे के लिए लागू होता है जिसका 10 से ज्यादा गाड़ी नहीं होगा, उनके लिए वो 44 AE। सर अगर 10 से ज्यादा गाड़ी है तो ऑब्वियसली 44 AE में प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं आ सकता, और प्रिजम्पटिव स्कीम में इनकम कैलकुलेट करने का तरीका सरकार ने आपको बता दिया, आप बस वो तरीका अपनाओ और कैलकुलेट कर लो। हेलो, बोलो सर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अगर आपको इसका आइडिया चाहिए तो ये भी ले लो। हेवी गुड्स का व्हीकल का मतलब क्या है? एनी गुड्स कैरी द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ द विच वेट ऑफ विच एक्सीड्स 12,000 kg। अगर गाड़ी का ग्रॉस वजन जो है वो अगर 12,000 kg से ज्यादा है तो हम उसे हेवी गुड्स व्हीकल बोलेंगे, अदरवाइज वो नॉन हेवी में आ जाएगा। ग्रॉस व्हीकल वेट ये क्या होता है? टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एज पर परमिसिबल फॉर दैट व्हीकल। मतलब गाड़ी के साथ सामान लोड करके जितना वेट आया, ठीक है, जो नॉर्मली रास्ते में कांटा किया जाता है ना, उसको बोला जा रहा है टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड। मतलब कितना लोड आप कर सकते हो, ठीक है, गाड़ी का जो वेट है उसमें आप कितना मैक्सिमम लोड सर्टिफाइड है, मतलब भाई ये गाड़ी 10 टन के लिए है, ये गाड़ी 12 टन के लिए है, तो उसको बोला जा रहा है टोटल वेट ऑफ व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एज परमिसिबल फॉर दैट व्हीकल। ज्यादातर केस में हमारे देश में ओवरलोडिंग ज्यादा होता है, लेकिन आजकल ओवरलोड बंद हुआ है। क्यों जानते हो? क्योंकि ओवरलोड में आजकल केस लग जाता है गाड़ी में। कैसे पता चल गया? ये हर एक आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जहां पर हाईवे में स्पेशली अगर आप NH वगैरह होके जाओगे ना, नेशनल हाईवे में आपको हर, अरे उसको क्या बोलते हैं जहां पर हमें एक पैसा देना पड़ता है, टोल प्लाजा। हाँ सर,
जहां टोल टैक्स काटता है ना, वहां पर आप देखना हर एक टोल टैक्स के बगल में आपको वेट मशीन दिखेगा, और वो मैंडेटरी हो जाता है बड़े गाड़ी के लिए कि वो वेट मशीन के ऊपर से ही उसको जाना पड़े, तो वेट भी पता चल जाता है कि गाड़ी ओवरलोडेड है कि सर्टिफाइड लोडेड है। ठीक है, तो इसीलिए सर्टिफाइड लोडेड अमाउंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है वो भी बता दिया जाता है। अनलैडेड वेट क्या होता है? द वेट ऑफ अ व्हीकल और ट्रेलर इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट ऑर्डिनरीली यूज्ड with the vehicle or trailer when working but excluding the weight of driver, attendant and where alternative parts or bodies are used, मतलब कोई alternate चीजें गाड़ी में आप डाल के रखे हो, ठीक है, उसको छोड़ के the unladen weight of the vehicle means the weight of the vehicle with the heaviest such alternative body, और मतलब सिंपल है कि जब भी हम लोग अनलैडेड वेट को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ड्राइवर हेल्पर को छोड़ के द वेट ऑफ ए व्हीकल और ए ट्रेलर इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट, उसमें सारा का सारा इक्विपमेंट का वजन आएगा जो ऑर्डिनरी वे में गाड़ी में रहना चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनरी वे में गाड़ी के अंदर जो भी चीजें रहना चाहिए, ठीक है, ऑर्डिनरी वे में, ट्रेलर हो या व्हीकल हो, व्हेन वर्किंग, बट एक्सक्लूड क्या करने उससे, ड्राइवर का, ड्राइवर वहां से हट जाएगा, अटेंडेंट मतलब हेल्पर जिसको हम लोग ज्यादातर केस में बोलते हैं उसको हटाना है, वेयर अल्टरनेटिव पार्ट्स ऑफ बॉडीज आर यूज्ड, द अनलोडेड वेट ऑफ द व्हीकल मींस द वेट ऑफ द व्हीकल विद द हेवीएस्ट सच अल्टरनेटिव बॉडी ऑफ पार्ट। ठीक है, जो भी अल्टरनेटिव पार्ट आप यूज करते हो उसको अल्टरनेटिव में अगर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, तो उसको लेके ड्राइवर और अटेंडेंट को छोड़ के जो वजन होगा उसको अनलोडेड वेट बोलते हैं। ये डेफिनेशन वाइज दिया हुआ है, इतना जरूरी नहीं है बट इतना आपको पता होना चाहिए तो बोल दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया 44A के तहत कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो एक गाड़ी के वेट के बारे में, हेवी गुड्स या नॉन हेवी है या फिर ग्रॉस व्हीकल वेट क्या है उसके बारे में एक नॉलेज है। ठीक है, अब ये रही आपका सिंपल कॉन्सेप्ट, तो ये था 44AE का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 44AE में जो ट्रांसपोर्टिंग कंपनीज है उनका प्रिजम्पटिव स्कीम में क्या इनकम कैलकुलेट होगा इसके बारे में एक सिंपल कॉन्सेप्ट था सर। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने से क्या सुविधा है? सर क्वेश्चन करने से इतना सुविधा तो हो जाएगा कि 44AD, 44AE या 44AD के क्या किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इसका एक आइडिया हम लोग को मिल जाएगा। तो चलो एक इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल करने से बन जाएगा सर। ठीक है, चलो सर देखते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सर क्वेश्चंस को देखो, सर एग्जाम्पल्स को देखो। सर कहता है लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिव टू रेसिडेंट इंडिविजुअल मिस्टर ए being an eligible SSC carrying on retail trade business। क्या चलाता है ये? सर रिटेल ट्रेड बिजनेस चलाते हैं जिसका टोटल टर्नओवर does not exceed, do not exceed 2 crore in any of the previous year relevant to 23-24 to assessment year 25-26। मतलब ये 23-4 से लेके 25-26 तक मान लिया गया कि भाई इनका टर्नओवर क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, whose total turnover do not exceed 2 crore in any of the previous year relevant to assessment year 23-24 to assessment year 25-26। मतलब अगला 2-3 साल में इसका इनकम 2 करोड़ क्रॉस नहीं करने वाले। सर कैसे पता करेगा? अचानक से अगर बढ़ गया तो? सर अचानक से बढ़ गया तो फिर उसका हिसाब करके बाद में पेमेंट कर देना होगा और क्या, लेकिन फिलहाल आप नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर 23-24, 24-25 तीन असेसमेंट ईयर हमारे सामने, 23-24, 24-25 जो अपकमिंग असेसमेंट ईयर है एंड 25-26। अब टोटल टर्नओवर क्योंकि विद इन 2 करोड़ होना चाहिए तो वो एक हो गया 1.8 करोड़, 1.9 करोड़ एंड 2 करोड़। अमाउंट रिसीव्ड थ्रू प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, अमाउंट रिसीव्ड थ्रू प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर, मतलब रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले का बात है। 1.6 करोड़ तक आपने रिसीव किया, 1.45 करोड़ तक आपने रिसीव किया एंड 1.8 करोड़ तक आपने थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड आपने रिसीव किया। इनकम ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन, ठीक है, इनकम ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन है 11,20,000, 12,30,000 एंड 10 लाख। ये कैसे मिला? अच्छा, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट्स 6% ऑन 1.60। सर जरा करके देखे तो एक बार करके देखे 1.6 का 6% कितना होता है?
1.6 करोड़ का 6% कितना हो रहा है सर? नौ लाख साठ हजार, ठीक है, 9,60,000 1.6 का, और 20 लाख का मतलब 1.6, और बाकी जो 20 लाख है उस पे 8%। तो 20 लाख का 8% कितना हो जाता है? 1,60,000। 1,60,000 प्लस 9,60,000, 1,60,000 प्लस 9,60,000। सर ये समझ में आया आप लोगों को? 11,20,000 कैसे आया? देखो आ गया अरे समझ में? सर हमने 1,60,00,000 तक कितना क्या किए सर? ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव किया, मतलब सारा बैंक अकाउंट के थ्रू से। तो जितना अमाउंट हमने बैंक अकाउंट के थ्रू से किया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया है, उसके ऊपर हमें 6% तक का दिया जाएगा। तो 1.6 करोड़ के 6% करके देखो 9,60,000 मिलता है आपको। और बचा अमाउंट कितना हो गया? 20 लाख। 20 लाख में कितना लगेगा? 8%। तो 20 लाख का 8% हो जाएगा 1,60,000। तो 9,60,000, 9,60,000 प्लस 1,60,000 दोनों मिला के होता है सर 11,20,000। करके देखा आप लोगों ने? हेलो, अरे करके देखा कि नहीं देखा? समझ में यस आया? सर। ओके सर। तो इस तरह से आपको ये इनकम ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन हुआ। अच्छा, इसमें आपका आ रहा है 12,30,000 करके देखो। 1 करोड़ 1.9 था, 1.9 लाख था, तो 1,90,00,000 और उसमें से 1,45,00,000 आपको मिला है इलेक्ट्रॉनिक। तो 6% में 1.5, और बाकी 45 लाख पे 8% करोगे तो आपका हो जाएगा 12,30,000। लेकिन इस पे देखो आप 1.8 आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिला आउट ऑफ 2 करोड़, और बाकी आपको मिला सर 2 करोड़ के। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बात ऐसा है सर कि इसमें आपने 2 करोड़ पे 5% लगा दिया गया। यहाँ पर आपको 2 करोड़ पे 5% लगा दिया गया। बोलो सर। यहाँ पर 1.80 पे इलेक्ट्रॉनिकली आपको जो मिला, ये अमाउंट आपको यहाँ पर नहीं लगाया गया। देखो इस पूरा केस में हुआ क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो सर। ये दोनों कैलकुलेशंस आपने देखा, और यहाँ पर 2 करोड़ पे, सॉरी 2 करोड़ पे नहीं, हाँ 2 करोड़ पे 5%, तो कुल मिला के आपका होता है 10 लाख का इनकम ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो सर एग्जांपल्स। In the above case, Mr. A, an eligible assessee, opts for presumptive taxation under Section 44AD for assessment year 23-24, 24-25, and offer income of 11.20 lakh and 12.30 lakh on gross receipts of 1.80 and 1.90 crore respectively. However, assessment year 25-26, he offer income of only 10 lakh or turnover of 2 crore, which amounts to 5% of his gross receipts. He maintained books of account under Section 44AA and gets the same audited under Section 44AB. Since he has not offered income in accordance with the presumptive provisions of Section 44AD subsection 1 for 5 consecutive assessment year after assessment year 23-24, he will not be eligible to claim the benefit of Section 44AD for the next 5 assessment year succeeding assessment year 25-26, that is from assessment year 26-27 and 2030-31. इस तरह से अब क्वेश्चंस को आपको फिर से समझना होगा एक बार। आप लोगों ने क्वेश्चंस को समझ गया था सर? इसमें ये जो क्वेश्चंस बोला था कि इसने मिस्टर ए जो है सर, इसने जो रिटेल ट्रेड चलाता है, इसमें इसका टर्नओवर 23-24 से लेके 25-26 तक 2 करोड़ तक गया है। अब ये एग्जाम्पल था, ये कोई क्वेश्चन नहीं था। इसमें आपको बस इतना समझाया जा रहा है कि आप इस एग्जाम्पल में इतना समझो कि अगर आपका इनकम 2 करोड़ तक के अंदर आता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पूरा चीज को एक इस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ बांध रहे हैं कि ये माना जा रहा है कि आप यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और अकाउंट्स मेंटेन ना करके आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर अपने आप को डाल रहे हैं। तो अगर आपको प्रिजम्पटिव स्कीम में आना है तो 44AD के तहत, ठीक है, आपका ये हिसाब तो आपको क्लियर हुआ। लेकिन जैसे ही आपने 2025-26 में
आपने 2 करोड़ का कमाई किया, ठीक है, 2 करोड़ के नीचे का नहीं सर, ठीक है, 2 करोड़ तक चला गया। अब उसमें से 1.8 करोड़ आपने इलेक्ट्रॉनिक किया, अच्छा है, लेकिन इसमें आपको ये जो सिस्टम है इसके हिसाब से 2 करोड़ तक आपको 5% का हिसाब है एज पर दी प्रोविजन, ठीक है। अब ये हिसाब के कारण ये यहाँ पर ये पॉइंट को आप जरा देखिए, 25-26 में क्या हो रहा है कि ऑफर इनकम ऑफ ओनली 10 लाख, जिसमें आपका टर्नओवर कितना है 2 करोड़। इसका मतलब ये होता है आप ऑफर कर रहे हो 10 लाख, ठीक है, आप अपना इनकम ऑफर कर रहे हो किसको, गवर्नमेंट को, कि भाई मेरा 10 लाख का इनकम है, जिसमें आपका टर्नओवर क्या है 2 लाख, सॉरी 2 करोड़, जिसका अमाउंट कितना होता है ग्रॉस रिसिप्ट का 5%। ध्यान से बात को सुनना सर। अब अगर आप ये ऑफर करते हो कि आपका 10 लाख का इनकम है, ठीक है, जो आपके ग्रॉस रिसिप्ट का 5% होता है, जो आपके ग्रॉस रिसिप्ट का 5% होता है। अब यहाँ पर आप बात को समझे सर, क्योंकि आप 10 लाख दे रहे हो ना, ऑफर कर रहे हो, तो आपको ना सर प्रिजम्पटिव स्कीम का ऑफर अवेलेबल नहीं होगा। एक्चुअली ये कैलकुलेशन तो आप बाद में दिखा रहे हो, पहले आप ऑफर कर रहे हो, लेकिन ये ऑफर आप किस बेसिस पे कर रहे हो, इस बेसिस में कर रहे हो। ये एक एग्जांपल है कि अगर अगर मिस्टर, क्या नाम है इनका, इसका नाम क्या है, अच्छा कोई नाम नहीं दिया, मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए का जो बात है सर, ध्यान से एक बार समझो सर बात को, कि अगर आप मिस्टर ए के जगह में होते और मिस्टर ए यहाँ पर ऑफर कर रहा है इनकम ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन, फर्स्ट केस में वो अपने आप को 11,20,000 स्कीम में ऑफर कर रहा है कि भाई मेरा 11,20,000 का इनकम है टैक्सेशन के लिए, तो आपका हिसाब क्या बनेगा इस तरह का। सेकेंड केस में वो अपने आप को 12,30,000 कैटेगरी में डाल रहे हैं, पर थर्ड केस में वो 2 करोड़ का 5% ही ले रहा है, मतलब 10 लाख कैटेगरी में डाल रहा है, ऑफर कर रहा है। तो अगर वो 10 लाख कैटेगरी में अपने आप को ऑफर करते कि भाई मेरा इनकम ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन है 10 लाख, तो क्या वो 44AD के तहत आ सकता है? नहीं आ सकता, नो है सर, नो। लेकिन बाकी 2 केस में वो अपने आप को प्रिजम्पटिव स्कीम में ला सकता है। और जब वो अपने आप को प्रिजम्पटिव स्कीम की जगह नॉन प्रिजम्पटिव स्कीम में ला रहे हैं, तब बाकी दूसरा और भी पॉइंट सामने आ जाता है। मतलब 2 करोड़ का 5% कैसे आ रहा? बिकॉज आपने इनकम को ऑफर किया 10 लाख, ठीक है, आपने इनकम ऑफर किया 10 लाख, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके पीछे का वजह क्या होगा, तब आप यहाँ पर ये चीज देखें सर, अब मैंडेटरी अकाउंट्स मेंटेन का बात आ जाता है। 25-26 ऑफर्स इनकम ऑफ ओनली 10 लाख ऑन टर्नओवर ऑफ रुपीज 2 करोड़। हो सकता है किसी का 2 करोड़ के टर्नओवर पे 10 लाख का प्रॉफिट या इनकम हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, जो एक्चुअली देखा जाए तो 2 करोड़ का 5% ही हो रहा है ना। लेकिन क्या ये अपने आप को प्रिजम्पटिव में डाल सकता है? नहीं डाल सकता। उसका ग्रॉस रिसीप्ट 5% हो रहा है जो 10 लाख अमाउंट हो रहा है, तो ही मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AA एंड गेट्स द सेम ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, ठीक है, उसको 44AA में अकाउंट्स भी मेंटेन करना है और उसको 44AB के तहत ऑडिट भी करवाना है, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो उसका जस्टिफिकेशंस भी चाहिए, तो ऑडिट भी करना है। सिंस ही हैज नॉट ऑफर्ड इनकम इन अकॉर्डेंस विद द 44 सेक्शन 44AD सबसेक्शन 1, उसने जो इनकम ऑफर किया वो एज पर प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं है। बात को समझे, प्रिजम्पटिव स्कीम में तहत अगर उसको इनकम ऑफर करना होता तो वही 6% या 8% करके करना पड़ता, तो वो अपने आप को प्रिजम्पटिव में रख सकता था, पर उसको लगा कि नहीं, इसमें मेरा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, मतलब उसको लग रहा है कि विदाउट प्रिजम्पटिव में उसका इनकम टैक्स कम होने वाला है। लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाता है कि अगर आप अपने आप को 44AD सबसेक्शन 1 के हिसाब से नहीं लाना चाहते तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करना होगा 44AA के तहत। और एक बार अगर आपने अकाउंट्स मेंटेन करके ऑडिट करके टैक्स देना चालू कर दिए, अगला 5 साल तक आप अपने आप को प्रिजम्पटिव में वापस नहीं ला सकते। मतलब ये सिंपल एक बात है सर कि क्योंकि 25-26 में उसने 5% क्लेम किया ना, टोटल 2 करोड़ के इनकम का 5% ही वो अपना इनकम क्लेम कर रहा है कि भाई मैंने 2 करोड़ का टर्नओवर किया, उसमें से मैं सिर्फ 10 लाख ही कमा रहा हूं, क्योंकि उसने क्लेम किया 10 लाख, जो टोटल रिसिप्ट का, ग्रॉस रिसिप्ट का या टर्नओवर का 2 करोड़ का 5% है।
and which is not as per 44 AD. हेलो सर, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? স্যার Please মানে मुझे इतना 6% করলে তাহলে মানে ওটা 44 AD হয়ে যেত, বাট अगर যেহেতু वो 5% করলো সেই জন্য হলো না। हाँ, क्योंकि उसने कम कर दिया। अगर वो 6 या 8% करता, 6% या 8% वाला स्कीम में अपने आप को रखता, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली बाकी दो केस में हुआ है, तो वो अपने आप को प्रिजम्पटिव में ही रख लेता और वो अलाउड था, बिकॉज अप टू 2 करोड़ था। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हुआ? क्योंकि वो उसका क्लेम कम हो गया, उसका क्लेम कम हुआ इनकम का, और क्योंकि उसने क्लेम कम किया तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हो जाएगा कि भाई क्लेम जो आप कर रहे हो तो फिर हिसाब दिखाओ। तो हिसाब कहां दिखाएगा? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन 44AA। अब जैसे ही वो एक बार 44AA में आ जाए, बोलो सर। স্যার 2 কোটির 5% মানে কিভাবে দিত, মানে মানে সাপোজ বলছি যদি 6% করতো তাহলে তো 44 AD তে চলে আসতে পারতো, বাট ও 44 AD তে নিজেকে ইচ্ছে করে ফেললো না, মানে 5% ক্লেম করে, তাহলে মানে ও এখন নর্মাল স্ল্যাবে দেবে, তার মানে वो এখন মানে নর্মাল স্ল্যাবে দেবে, মানে নর্মাল যে ইনকাম, নর্মাল যে রেট সেই রেটই তো দেবে তাহলে। ना ना, रेट तो सभी के लिए बराबर है, ये तो इनकम का बात कर रहे हैं। तुम जो लेवल का बात कर रहे हो या स्लैब का बात कर रहे हो, सर स्लैब तो टैक्स लायबिलिटी है, उसमें तो सबको ही आना है। ये टैक्स মানে ও लायबिलिटी का बात नहीं हो रहा है, ये इनकम का बात हो रहा है कि মানে अगर आप बिना 5% इनकम शो করবে। हाँ, वो 5% हिसाब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो 2 करोड़ का दे होता नॉर्मली, अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो और अकाउंट्स मेंटेन करके आपने देखा कि भाई मैंने टर्नओवर 2 करोड़ का किया, बट खर्चा वगैरह सब माइनस करके मेरा 10 लाख का प्रॉफिट हो सकता है ना? हेलो, अरे हो तो হ্যাঁ सकता है ना, नॉर्मल अकाउंटिंग हिसाब तो आप लोग जानते हो। अच्छा, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है क्या कि मेरा इनकम टर्नओवर ज्यादा होगा तो मेरा ऑलवेज इनकम ज्यादा होगा? না স্যার। ऐसा जरूरी थोड़ी है। मतलब कोई ऐसे बोलेगा कि सर यहाँ पर टर्नओवर देखो, यहाँ पर टर्नओवर देखो, टर्नओवर ज्यादा है तो इनकम ज्यादा होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि आपने 2 करोड़ टर्नओवर करके भी 10 लाख कमाए। लेकिन प्रिजम्पटिव स्कीम में अगर रहना था तो अगर आप 5% कैटेगरी में अपने आप को डाल देते हो ना, ऐसे ही 5% कोई कैटेगरी नहीं है, ये 5% तो आपने 10 लाख ऑफर किया तो ऑटोमेटिकली 2 करोड़ का 5% 10 लाख होता है। ये हो जा रहा है सर। लेकिन ये दोनों स्कीमें भी अगर आप जो ऑफर कर रहे हो, ये ऑफर वैलिड इसलिए है क्योंकि ये एज पर 44 AD हो रहा है। 44 AD के तहत अगर आपका 1.6 पे 6%, 20 लाख पे 8% आप दे रहे हो ना, तो एज पर 44 AD के अंदर ये जा रहा है। लेकिन क्योंकि 10 लाख जो है ये 44 AD के अंदर नहीं आ रहा है सर, और क्योंकि ये 44 AD में नहीं आ रहा है तो फिर आपको अकाउंट प्रूफ के हिसाब से जाना पड़ेगा। अब अकाउंट प्रूफ कहाँ होता है? 44AA में होता है। इसका मतलब आप अकाउंट को बना रहे हो, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स कर रहे हो, और उसका ऑडिट भी करना है 44AB के तहत। और एक बार अगर आप 44AB और 44AA मेंटेन करना चालू कर देते हो, ठीक है, मतलब अकाउंट्स मेंटेन करके ऑडिट करके टैक्स देना चालू कर देते हो, अब अगला 5 साल आपको प्रिजम्पटिव स्कीम में वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। बोलो सर। স্যার তার यही মানে बात প্রিজেন্টিভ স্কিমটা অপশনাল, মানে 2 কোটির কম হলেই যে প্রিজেন্টিভ স্কিম করতে হবে কম্পালসরি না, এটা অপশনাল नहीं, একটা। अभी तो मैं कुछ मिनट पहले ही आप लोग वही बात बोला कि प्रिजम्पटिव में देना है कि ना देना है ये कोई रूल नहीं है। मतलब प्रिजम्पटिव एक रूल है, लेकिन प्रिजम्पटिव इज नॉट मैंडेटरी। प्रिजम्पटिव इज नॉट मैंडेटरी, ऐसा नहीं कि प्रिजम्पटिव में देना ही पड़ेगा आपको 44AD 44AD या 44AE के तहत, बट जो नहीं करेगा उसको प्रिजम्पटिव अवेलेबल होगा। लेकिन प्रिजम्पटिव अवेलेबल होगा मतलब अपने मर्जी से नहीं, एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको प्रिजम्पटिव स्कीम में जितना तक उसको बनता है उतना तक आपका मानेगा। जैसे कि हम लोग अभी 2 केस में ऐसा देखा, ऐसे हम लोगों ने ये दोनों केस में देखा, असेसमेंट ये 23-24 के केस में भी देखा और असेसमेंट ये 24-25 के केस में भी देखा कि आपका प्रिजम्पटिव स्कीम के हिसाब से आपका इनकम ठीक ठाक है, मतलब एज पर 44AD जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप 10 लाख दे रहे हो तो आप चाह के भी प्रिजम्पटिव में नहीं रह सकते, और क्योंकि आप 5% क्लेम कर रहे हो और 5% प्रिजम्पटिव में नहीं आता, और क्योंकि आप कम क्लेम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा, और अकाउंट्स दिखाना है मतलब 44AA में आ जाते हो, और 44AA को प्रूफ करना है तो 44A भी आना है, मतलब टैक्स ऑडिट करवाना है।
और टैक्स ऑडिट एक बार करवा लेके और 44AA के तहत अगर आप इनकम टैक्स पे करना चालू कर देते हो तो फिर अगला 5 साल तक आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्रिजम्पटिव में वापस नहीं आ पाओगे, 5 साल बाद आ पाओगे। तो क्या कहना चाहता है 23-24 तक ठीक था, he will not be eligible to claim the benefit of section 44AD for the next 5 assessment year, that is 25-26, that is मतलब 25-26 के बाद अगला 5 साल 26-27 से लेके 30-31 तक 30-31 तक वो प्रिजम्पटिव स्कीम में वापस नहीं आ सकता, उसके बाद आ सकता है। ये था कॉन्सेप्ट। बोलो सर, सबको क्लियर है या नहीं? हेलो, अरे यस सर। यस सर। बाकी ओके सर। क्या विश्वजीत, शालिनी, रोशनी सबको समझ में आ रहा है? हंस बोलो सर, सभी को पूछ रहा हूँ। ये एक थोड़ा सा कैसे बोलूं सर, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल टाइप बोलना चाहिए बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ बोलेंगे यार, चलो ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस बोलो या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बोलो, ठीक है। मतलब बेसिकली आप रूल जानोगे तो ही आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर जो व्हीकल के वेट के हिसाब से, चलो एक काम करते हैं, व्हीकल वेट वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने जस्ट व्हीकल वेट के बारे में काफी बात की है, और व्हीकल वेट का मतलब क्या होता है 44AE के बारे में है सर, ठीक है। 44AE, ठीक है, जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस पे लागू होता है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स को। मतलब ये एग्जांपल देखना मतलब 44AE समझ जाना, मतलब 44AD आपको समझ में आ ही गया। अच्छा, मिस्टर एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल ऑन 1 अप्रैल 2022। ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23। उसने कुछ व्हीकल्स को खरीदा सर, ठीक है, 22-23 खरीदा मतलब ओन किया। अब क्योंकि उसने ओन कर ली तो कंप्यूट करने बोल रहा है इनकम अंडर सेक्शन 44AE फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। अब एक ट्रांसपोर्टर का हिसाब करना है, ट्रांसपोर्टर का हिसाब करना है कि भाई उनका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस व्हीकल वेट केजी में देके रखा है 7,000, 6,500, 10,000, 11,000, 15,000, 15,000। 7,000 वाला व्हीकल उसके पास है 2, 6,500 वाला व्हीकल है उसके पास 1। वजन है सर ये 7, 6.5 सब क्या है, वजन है, वजन, वजन मतलब वेट, ठीक है। नंबर कितना गाड़ी है वो भी बोला, और कब से खरीदा है वो भी बोला, डेट ऑफ परचेज भी दिया है। तो 7,000 वाला 7,000 केजी वाला दो कार ट्रक है जो 10 अप्रैल 2022 को खरीदा। 6,500 केजी वाला एक ट्रक 15 मार्च 2023 को खरीदा। 10,000 केजी वाला एक 3 ट्रक है 16 जुलाई को खरीदा 2022 में। 11,000 केजी वाला एक नंबर का मतलब एक ट्रक 2 जनवरी 2023 को बाय किया। 15,000 केजी वाला 2 ट्रक 29 अगस्त 2022 को परचेस किया। 15,000 केजी वाला एक ट्रक 23 फरवरी 2023 को खरीदा। कितना गाड़ी है उसके पास? 2, 3, 3, 6, 7, 9, 10 गाड़ी है उसके पास। हाँ, चलो ये एक अच्छा बात है कि उसके पास 10 गाड़ी तो है। अब क्योंकि उसके पास 10 गाड़ी है तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई 10 ट्रक तो मैक्सिमम होना चाहिए एज पर द रूल्स, ओके। मतलब 44AE के तहत अगर आपको रहना है तो 10 से ज्यादा गाड़ी तो आपके पास नहीं होना चाहिए। चलो ये बात हमको समझ में आया, आपको भी समझ में आया। अच्छा, would your answer change if the goods vehicle purchased in April 2022 were put to use only in July 2022? मतलब अप्रैल की जगह अगर जुलाई 2022 में आपने गाड़ी खरीदा, ठीक है, मतलब गाड़ी खरीदा है अप्रैल में बट उसको यूज करना चालू किया जुलाई में, तो क्या आपका आंसर बदल जाएगा? ये सवाल किया है। चलो सवाल तो किए हैं, अब इसका जवाब देने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं। अच्छा, मिस्टर एक्स 10 से ज्यादा गाड़ी ओन नहीं किया है ना, जो 44AE के लिए जरूरी था। So since Mr. X does not own more than 10 vehicles at any time during the previous year 22-23, he is eligible to opt for presumptive taxation scheme under section 44AE। तो ये जरूरी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर एक गाड़ी भी ज्यादा होता तो प्रिजम्पटिव में नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, रूल के हिसाब से 1,000 per ton of gross vehicle weight or unladen weight per month or part of the month for each heavy goods vehicle
अगर भारी गाड़ी है तो उसके लिए 1000 पर टन का हिसाब लगेंगे, और छोटा गाड़ी के लिए, ठीक है, 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर ईच गुड्स कैरेज अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल ओन्ड बाय हिम would be deemed as his profit and gain from such goods carriage। मतलब ये एक ट्रांसपोर्टर का जिसका 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, उनका इनकम हिसाब करने का प्रिजम्पटिव कॉन्सेप्ट है सर। मतलब कल आगे जाके अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर आपके पास आता है तो आपको वो हिसाब लगाना है। अच्छा, हेवी व्हीकल का हिसाब क्या है? 12000 kg के ऊपर होना चाहिए, सॉरी, हेवी गुड्स व्हीकल में एनी गुड्स कैरिड क्रॉस व्हीकल वेट ऑफ व्हिच एक्सीड्स 12000 kg। तो आपके पास 12000 kg से ज्यादा गाड़ी कितना है? हेलो, 12000 kg से ज्यादा गाड़ी कितना है आपके पास? দুটো। 3 थे। एक 29/8/2022 में 2 लिया आपने, और 23 फरवरी 2023 में आपने एक गाड़ी ली, ठीक है। 3 गाड़ी आपके पास ऐसा है जो 12000 से ज्यादा है। एक दो गाड़ी आपने लिया 29 अगस्त 2022 में, ठीक है, फॉर हेवी गुड्स व्हीकल, ठीक है। अच्छा, अब बात ये सर, अगर आप 29 अगस्त में गाड़ी लेते हो तो कितना नंबर ऑफ मंथ आप उस गाड़ी को ओन करते हो? नंबर ऑफ मंथ 29 अगस्त मतलब कितना मंथ आपके पास गाड़ी है? मतलब पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ सर, सितंबर, 7 मास। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन रूल्स के मुताबिक पार्ट ऑफ द मंथ को भी तो लिया जाता है। कोई बोलेगा सर एक दिन, सर एक क्या 2 दिन, मतलब पूरा मंथ हो या पार्ट ऑफ द मंथ हो, पूरा मंथ हो या पार्ट ऑफ द मंथ हो, तो क्या हो गया, अगस्त भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। पूरा मंथ हो या पार्ट ऑफ द मंथ हो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना महीना आपने यूज किया, ओन किया बेसिकली 8 महीना, ठीक है। अब मंथ को आप व्हीकल से इंटू करोगे तो 8 और कितना गाड़ी है, 8 महीना 2 गाड़ी 16, ठीक है। अच्छा, 23 फरवरी को आपने 2 गाड़ी खरीदा ना, या एक गाड़ी खरीदा, नंबर ऑफ व्हीकल 23 फरवरी को 1 है। कितना मंथ आपने गाड़ी को ओन किया? फरवरी को लिया तो 23 फरवरी है, मतलब फरवरी और मार्च, तो बेसिकली आपने 2 महीना। रूल के हिसाब से क्या बोलता है, होल मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, ओके। तो अगेन कॉन्सेप्ट वही रहा, एक गाड़ी 2 मंथ ओन है मेरा, तो यहाँ पर 2 होगा, तो कुल मिला के 18 आता है नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ व्हीकल मिला के। चलो ठीक है, ये तो हेवी व्हीकल्स का समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे सर फॉर गुड्स व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल। गुड्स व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल मतलब जो हेवी गुड्स को छोड़ के। अब 1 अप्रैल 2022 को आपके पास 2 ऐसा था नॉन हेवी वाला, ऐसा संख्या कितना था? ऐसा संख्या था 2। अच्छा, कितना दिन यूज किया? अच्छा, 10 अप्रैल को करेंगे तो अप्रैल टू मार्च कितना होता है? 12 महीना, हाँ सर। अप्रैल से मतलब 2022 अप्रैल से 2023 मार्च तक 12 महीना होता है ना। हेलो, ये मंथ का हिसाब तो क्लियर हो रहा है सर? ये 12 महीना क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? बोलिएगा सर, डाउट होगा तो जरूर बोलिए। ऐसा अच्छा, 15 मार्च को जो आपने गाड़ी लिया, ये कितना दिन का है? एक गाड़ी 1 महीना। अच्छा, 3 गाड़ी आपने लिया 16 जुलाई को, तो 16 जुलाई को लिया आपने, 16 जुलाई। अब 16 जुलाई मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना होता है रे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीना। 3 गाड़ी है सर, तो 9 इंटू 3 करके 27, 1 इंटू 1 1, और 12 इंटू 2 24। और 2 जनवरी 2023 को आपने एक गाड़ी लिया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना, तो 3 इंटू 1 3, कुल मिला के कितना होता है आपका? 55 ठीक है। नाउ प्रिजम्पटिव स्कीम के हिसाब से अगर चले तो प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 44AE फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 वुड बी, क्या होना चाहिए? प्रिजम्पटिव इनकम ट्रांसपोर्टर का कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल वे में निकल जाएगा सर, ज्यादा झमेला है नहीं। देखो, सर नॉन हेवी व्हीकल्स जो है, कितना महीना आपने यूज किया? मतलब एक्चुअली ये महीना नहीं है,
ये 55 क्या है, व्हाट इज दिस 55? नंबर ऑफ मंथ एंड नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ मंथ एंड नंबर ऑफ व्हीकल मिला के आपका 55 आया नॉन हेवी का। ये आपका नॉन हेवी है, मतलब जो 12,000 से नीचे का आता है, ठीक है। ये मिला के आपका होता है 6,82,500, ठीक है। प्लस इसके साथ ऐड करना है हेवी का। हेवी का कितना वैल्यू आया है नंबर ऑफ मंथ एंड व्हीकल मिला के 18। तो 18 के साथ किसको इंटू करेंगे, 1000 पर टन 1000। तो 18 इंटू 1000 इंटू 15 टन, इंटू 15 टन। ये हेवी गुड्स व्हीकल के लिए, सेकंड सर, देखो सर हेवी गुड्स के लिए कितना आता है, टोटल नंबर ऑफ मंथ था हमारा, टोटल मिला के हुआ था 18, ठीक है। टोटल मिला के हुआ था 18। अब यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर भी थोड़ा ध्यान दे वापस, कितना था सर, गाड़ी का वजन कितना था, गाड़ी का वजन कितना था, 15,000 करके था ना रे। तो 15,000 केजी मतलब क्या, 15 टन, ठीक है। तो ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट, रूल को याद करें सर, रूल को याद करें। क्या कहता है, per ton 1000 of gross vehicle weight or unladen weight as the case may be for every month or part of the month during which the vehicle is owned by the SSE। तो जितना आपका पर टन का 1000 तो है, पर टन का हिसाब कैसे होगा, गाड़ी के वेट के हिसाब से, ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट। तो एज पर द एग्जांपल ग्रॉस व्हीकल वेट कितना था 15,000 केजी मतलब 15 टन, ठीक है। तो एक गाड़ी का वजन है 15 टन, तो गाड़ी का तो इंटू ऑलरेडी कर चुके थे, मतलब ये जो हमारा आया गाड़ी और मंथ का हिसाब पहले ही हो चुका था। तो गाड़ी और मंथ, नंबर ऑफ व्हीकल और नंबर ऑफ मंथ का हिसाब ऑलरेडी डन। सो 18 इज फॉर दिस। नाउ दिस 15 फॉर दी 15 टन, ये कहां से आया, ये ग्रॉस व्हीकल वेट से आया। सो 18 इंटू 1000 इंटू 15 मतलब 15, ठीक है। तो दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो तो आपको इनकम आ जाएगा 6,82,500। मतलब 7,500 के साथ 55 को इंटू करो, 7,500 इंटू 55 करना सर, और 1000 इंटू 15 मतलब 15,000 इंटू 18 करना, 1000 इंटू 15 इंटू 18 करके देखो और मुझे बताओ क्या ये अमाउंट आ रहा है सब। हेलो, क्या 6,82,500 आ रहा है सर, प्लीज मुझे बताइए। यस सर। तो ये हो जाएगा इनका। ना बात ये उठता है सर, एक क्वेश्चन यहाँ पर था, द आंसर वुड रिमेन, मतलब यहाँ पर एक सवाल था कि अगर कोई गाड़ी, जो यहाँ पर हम लोगों को बोला गया था, कहाँ चला गया क्वेश्चन, वुड योर आंसर चेंज इफ द गुड्स ऑफ व्हीकल परचेज इन अप्रैल 2022 वर पुट टू यूज इन जुलाई। जो गाड़ी आपने अप्रैल 2022 में लिया था, हाँ सर, जो गाड़ी आपने अप्रैल 2022 में लिया था ये रहा, इफ द गुड्स व्हीकल परचेज इन अप्रैल 2022 पर पुट टू यूज इन जुलाई 2022, मतलब गाड़ी लिया आपने अप्रैल में बट उसको आपने यूज में लगाया जुलाई में, इतना दिन गाड़ी आपके पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो क्या आपका जवाब बदल जाएगा। हेलो, जैसे मशीन के केस में नॉर्मली डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि पुट टू यूज को बहुत यूज किया जाता है ना सर। सेक्शन 32 में हम लोगों ने देखा कि परचेज किया लेकिन पुट टू यूज बाद में हुआ, ठीक है। तो पुट टू यूज से डेट का काउंट होता है डिप्रिसिएशन में। लेकिन इन दिस केस क्या पुट टू यूज मायने रखता है। So the answer would remain the same even if the two vehicles purchased in April 2022 are put to use only in July 2022, since the presumptive income has to be calculated per month or part of the month for which the vehicle is owned by Mr. X। मतलब अगर आपने अप्रैल में बाई किया और अप्रैल में आपने परचेज किया और जुलाई में आपने पुट टू यूज किया, डजंट मैटर, क्यों, क्योंकि आपने ओन तो पहले ही कर चुके हैं, आपने परचेज करके ही तो ओन कर लिया। और हमारा कैलकुलेशन तो ओनरशिप बेसिस में होता है ना, पुट टू यूज बेसिस में तो कैलकुलेशन नहीं होता। पुट टू यूज बेसिस में मशीनरी पे होता है, डेप्रिसिएशन वगैरह में देखा जाता है। तो लेकिन प्रिजम्पटिव स्कीम में पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, कितना मंथ आपके ओनरशिप में, तो जाके आप इस जवाब को समझ पाओगे। तो ये हो गया प्रिजम्पटिव स्कीम में। 44AE में एक ट्रांसपोर्टर का जो भाड़े पे गाड़ी लगा बिजनेस करता है,
गाड़ी को भाड़े लगा के बिजनेस करता है, ट्रक वगैरह का, गुड्स व्हीकल, उनका हिसाब ऐसे किया जाता है सर। बोलो सर 44AE क्लियर है कि नहीं? हेलो, अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? कोई डाउट तो पूछ लो सर, बता देते हैं एक बार वापस। 44AE কোশ্চেনটা কি মানে ভাড়ায় ছিল কোশ্চেনটা? क्वेश्चनটা মানে ভাড়ায় ছিল কোশ্চেনটা, মানে কি গাড়িটা ভাড়ায় ছিল নাকি ওন ছিল? नहीं, गाड़ी भाड़े का नहीं होता है, मतलब 44AE उसके लिए लगता है ना जो गाड़ी ओन करता है लेकिन गाड़ी भाड़े पे लगाने का बिजनेस करता है। ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस হ্যাঁ, कैसे আমি সেটাই चलता है? বলতে চাইছি। ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस कैसा चलता है? गाड़ी आपका होगा लेकिन गाड़ी आप भाड़े पे लगाओ, मतलब खुद चढ़ने के लिए थोड़ी ना गुड्स व्हीकल होता है सर, गुड्स व्हीकल पर्सनल काम স্যার में थोड़ी लगता है। बोलो। স্যার তার মানে যদি কোনো মানে ট্রান্সপোর্টে যদি এত টাকা ইনকাম নাও করে, মানে ধরুন মানে কম টাকা মানে ইনকাম করে, তাও কি ওকে ওই 6,80,000 মানে যত বেরিয়েছে ওকে তো সেটা ট্যাক্স দিতেই হবে, কারণ ও তো মানে ভেহিকেল ওয়েটের উপর হচ্ছে, আর ওই 7,500 তো স্মলের উপর হচ্ছে, সেটা তো ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে না ট্যাক্সটা। ऑब्वियसली, मतलब प्रिजम्पटिव स्कीम में तो वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सर, आप गाड़ी ओन करने से, गाड़ी चलाने से, अब अगर आपको प्रिजम्पटिव में नहीं आना है, अगर आपको लगता है कि आपका इनकम उससे कम है, तो आप अकाउंट मेंटेन करके बताओ, कौन बना किया आपको? হ্যাঁ, বা স্যার वो নর্মালি মানে যারা কম ইনকাম করে ওদের তো অ্যাকাউন্টস মেনটেন করা খুব চাপের, মানে সেটা করতে তো একটা ভালো পয়সা हाँ লেগে যায় तो অ্যাকাউন্ট। तो फिर हाँ तो प्रिजम्पटिव करो। क्योंकि सरकार, अरे আচ্ছা। सरकार आपसे इनकम कुछ तो करेगा नहीं बाबा। ठीक है, अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपको हर महीने एक अकाउंटेंट कम से कम 8-10 हजार करके रखना पड़ेगा, जिसका सैलरी देना है आपको, है ना? सैलरी देके হ্যাঁ आपको স্যার रखना বুঝেছি। पड़ेगा। तो अगर आप सैलरी देना नहीं चाहते तो प्रिजम्पटिव भरो। ऑडिट का खर्चा यस बचाना স্যার। चाहते हो, प्रिजम्पटिव करो, कुछ तो करना है। अगर सब कोई बोलेगा कि हमको सरकार के घर में कुछ नहीं देना है, तो फिर सरकार कैसे चलेगा? तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, सरकार क्या कहना चाहता है कि भाई अगर सब कोई बोलेगा कि भाई हमको कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, तो सरकार कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये था 44AE। ठीक है, ये बहुत यूज होता है, तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट भी था, ये कॉन्सेप्ट भी था, और एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सारा क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है इस एरिया में, ठीक है, क्योंकि ये सब सेक्शन बहुत वाइटल होता है। ठीक है सर, मैंने आपको इतना तो बता दिया कि 44AE कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों का एक छोटा सा काम है, अच्छे से ये वाला एग्जांपल एक बार जरूर देखना, इलस्ट्रेशन 16 को। समझ में ना आए तो मुझे जरूर पूछ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करूंगा सर, कुछ बड़ा क्वेश्चन, कंप्लीट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके साथ डील करूंगा। ठीक है, उसके बाद मतलब इसके बाद में कोई न्यू टॉपिक तो मुझे बताना है नहीं। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट ऐसा इधर उधर रह गया है, अगर मुझे लगता है जरूरी है, तो मैं वो बता दूंगा। अदरवाइज जस्ट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और फिर दूसरे चैप्टर में जाना है। ठीक है, और इस वीक से शायद एक एक्स्ट्रा क्लास, शायद नहीं, एक एक्स्ट्रा क्लास चालू होगा सर, जहां पर मैंने बेसिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर वो बेसिक का क्लास करके अपना जिसका भी बेसिक्स हो चुका है रिवाइज कर लेना, और जो बेसिक्स पहले नहीं किया फर्स्ट टाइम करेगा वो भी अपने आप को बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना सर। ठीक है, मैं डेट बता दूंगा व्हाट्सएप वगैरह। ठीक है, ओके, शालिनी, नील, शिवम, शुभजीत, अंश, ठीक है, क्लियर है सर? चलो फिर बाय। Yes, sir. ठीक है, ओके सर, चलो बाय। Yes. ठीक है, टाटा। স্যার বলছে একটা ডাউট ছিল, সেকশন 30